हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी लाइव टारगेट बीच इस क्लास में, जहां हम एक-एक छोटे-छोटे पॉइंट को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते हैं और इन कंटेंट्स को याद करते हैं। मूलतः इस क्लास की विशेषता है याद करना। आप सभी को इसे बहुत अच्छे से रिवीजन करना है ताकि आप अपना पूरा जो याद किया हुआ कंटेंट है उसे एग्जाम में परफॉर्म कर पाए। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं उस यात्रा को जो एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। देखिए, जब भी हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यूनिट 8 का बहुत बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स से कवर होता है। स्पोर्ट्स एक स्पेशल पार्ट होता है जो हमें जीत दिला सकता है, जो हमें अन्य स्टूडेंट से आगे बढ़ा सकता है। क्या मेरी आवाज आप सभी को क्लियरली पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज और ये वीडियो आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है तो हमें कमेंट करके बता दें। जय श्री गणेश रुचि। कमेंट करके बताएं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, हम इस यात्रा को शुरू कर सकें। आज की इस क्लास में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जितना भी लंबा हो, इस क्लास में हम आज स्पोर्ट्स को पूरी तरह खत्म करने वाले हैं और इसी के साथ हमारी जो सिलेबस की यात्रा होगी वो पूरी तरह समाप्त होगी। इस स्पोर्ट्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको इसे याद कर लेना है। इसके बाद हमारी रिवीजन यात्रा शुरू होने वाली है और वहां हम सारे टॉपिक को, हर एक यूनिट को पूरी तरह रिवीजन करने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि एक दिन में पूरी एक यूनिट में रिवाइज करा सकूं। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को जहां हम स्पोर्ट्स पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करें। भगवान श्री गणेश का नाम ले शुरुआत में ताकि हमारे काम सभी सिद्ध हों। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और फिर मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल विषय पर आते हैं। आपको पहले इस पॉइंट को समझ लेना है कि एमपीपीएससी एग्जाम में स्पोर्ट्स कैसा पढ़ना है, कितना आता है और इसकी क्या सिनेरियो है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स, इस स्पोर्ट्स सब्जेक्ट में हमें बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। पहले, अर्थात पहले से आशय है 2021 से पहले जो पीएससी पेपर लेती थी उसमें एमपीपीएससी का पैटर्न था कि वो एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा महत्व देती थी और उस कारण से अलग अलग प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। जैसे 2017 में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन की संख्या जो कि 6 से 7 होती है, वो 2019-18 में आकर के 17 पहुंच जाती है। तो ये अलग अलग स्थितियां रही, लेकिन अभी जब 2024 में सिलेबस चेंज हो गया तो इसके बाद 2024 का जो पेपर है या जो न्यू सिलेबस आया, इस न्यू सिलेबस से इस स्पोर्ट्स वाले पार्ट को हटाया गया। पुराने सिलेबस में डीप में स्पेस के स्पोर्ट्स के बारे में लिखा हुआ था, स्पोर्ट्स की संस्थाएं उसके डिटेल में था, लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स शब्द को ही हटा दिया गया। मतलब अलग से इसको ना स्थान देते हुए इसे केवल करंट अफेयर्स का हिस्सा माना गया और इसी आधार पर एग्जाम में इसके प्रश्न भी बने। और इसके जो प्रश्न बने वो 2 प्रश्न थे हमारी एग्जाम में। आपको याद रखना है यहाँ से 2 प्रश्न कैसे आएंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एग्जाम में यहाँ से एक खिलाड़ी के नाम पर प्रश्न जरूर बनता है, एक क्वेश्चन किसी भी खिलाड़ी के नाम पर। जैसे पिछली परीक्षा में हमने देखा कि प्राची यादव के नाम पर प्रश्न बना। हम उससे और पहले जाएंगे तो किसी न किसी एक मुस्कान किरार के नाम पर क्वेश्चन पूछा हो, किसी न किसी एक खिलाड़ी के नाम पर जरूर प्रश्न आज तक एग्जाम में आया है। हमने पिछली एग्जाम में देखा कि एक प्रश्न स्पोर्ट्स से क्रिकेट के बारे में आया। इंग्लैंड और भारत का जो एक दिवसीय मैच था उसकी डिटेल या उसमें कौन विजेता रहा, कौन कितने 4-1 से जब हम जीते, उस वाले विषय पर मतलब एक प्रश्न यहाँ से स्पोर्ट्स के मूल बिंदु से पूछा गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को कवर करने के लिए अब हमारी ये इस क्लास में हमारी क्या रणनीति होगी, हम सीधे उस पर आ जाते हैं। इस स्पोर्ट्स को हम कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों का नाम कवर करने का सबसे अच्छा तरीका है
जो अवार्ड्स होते हैं वो पढ़ लेना, क्योंकि अधिकतर वही एग्जाम में खिलाड़ी पूछे जाते हैं जो किसी न किसी अवार्ड को जीतते हैं। तो जो कुछ अवार्ड जीतते हैं उन खिलाड़ियों को नाम पढ़ने के लिए हम खिलाड़ी को पढ़े उससे अच्छा अवार्ड को पढ़े। तो हम पहले मध्य प्रदेश के जो मूलभूत अवार्ड्स हैं, एकलव्य पुरस्कार, विश्वामित्र, विक्रम पुरस्कार, उनको डीप में जाकर पढ़ेंगे। फिर हम ऐसे ही इंडिया के जो अवार्ड्स हैं वो सेम पैटर्न पर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनको डीप में जाकर पढ़ेंगे। देन फिर जो खेल की संस्थाएं हैं, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऐसा भी होता है कि वो खेल संस्था का मुख्यालय पूछ लेता है, कभी वो कबड्डी फेडरेशन का मुख्यालय पूछता है, कभी वो जूडो फेडरेशन का मुख्यालय पूछता है। तो पहले हम संस्थानों की स्थापना, किसी जैसे हमने कोई एक क्रिकेट सिलेक्ट किया तो क्रिकेट की पहले शुरुआत कैसे हुई, उसकी कौन सी संस्था विश्व में, भारत में और मध्य प्रदेश में जिम्मेदार है, और फिर उसकी वर्तमान में कौन सी कप ट्रॉफीज हुई है, उनका विजेता कौन रहा। इस तरीके से हम अपने स्पोर्ट्स को पढ़ने वाले हैं। आपके दिमाग में एक इमेज तैयार हो जाए कि हम क्या करेंगे। चलिए तो फिर बहुत सारी बातें ना करते हुए मैं सीधे आ जाऊं कि हम पहला पॉइंट शुरू कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अवार्ड्स। आप सबको याद है कि मध्य प्रदेश में अगर खेल के, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स की बात की जाए तो स्पोर्ट्स के जो अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स के जो पुरस्कार हैं, उनकी संख्या आपको पता हो 5 है। पुरस्कार आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार प्रमुख है। जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए एकलव्य अब विक्रम में बदल जाता है, उनके लिए विक्रम पुरस्कार होता है। जो टीचर होते हैं, जो टीचर हैं, सॉरी, जो यहाँ पर कोच कहलाते हैं, वो टीचर ना कहलाते हुए, तो जो कोच हैं उनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार। फिर आगे जब हम बढ़े तो फिर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, जो कि लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी भर खेल को समर्पित करने के लिए दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में प्रभाष जोशी सम्मान की शुरुआत की गई, ये मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें 5 जो है प्रमुख अवार्ड याद करने हैं। कौन कौन से 5 अवार्ड? एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और प्रभाष जोशी सम्मान। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो जाए कि पढ़ क्या रहे हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि इसे आप अच्छे से याद कर सकें। पहले हम डिटेल देख लेते हैं कि एकलव्य अवार्ड कब से शुरू हुआ, कितने लोगों को मिला, आखिरी कब मिला, कितने लोगों को मिला, क्या स्थिति, कितनी राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश के जो पुरस्कार हैं, आपने अगर पिछली परीक्षा में मध्य प्रदेश के पुरस्कार पढ़े तो वो वैसे के वैसे ही पढ़ने हैं, उसमें नया कुछ से चेंज नहीं है। लेकिन भारत के जो अवार्ड्स हैं वो नए लोगों को मिल चुके हैं, तो वहां चेंज है। एकलव्य अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो 1994 में होती है। 1994 में एकलव्य की शुरुआत होती है। इसकी जो राशि है वो पहले 50,000 रुपए दी जाती थी, अब 1,00,000 रुपए उस विजेता को दी जाती है। ये 19 वर्ष या उससे अधिक के खिलाड़ी को दिया जाता है। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना पहली शर्त है। और ये पिछले वर्ष मतलब 2022 के जो अवार्ड हैं वो 2023 में मिले थे। तो 2023 के बाद में 24 में अवार्ड मिले नहीं है, वो अब 25 में मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी अव्यवस्थित व्यवस्था होती है। इस कारण से इन अवार्ड्स को आपको इस रूप में याद करना है। विक्रम पुरस्कार 1990 में शुरू हुआ था। 1,00,000 रुपए पहले दिए जाते थे, वर्तमान में 2,00,000 हैं। ये सीनियर खिलाड़ी को जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों उनको मिलता है। विश्वामित्र ये प्रशिक्षक को मिलता है। किसको मिलता है? प्रशिक्षक या कोच को मिलता है। 1994 से शुरू हुआ, पहले 1,00,000 दिया जाता था, अब 2,00,000 दिया जाता है। ये प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला अवार्ड है। लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत 2002 से होती है, और ये पहले 1,00,000 रुपए का था, अब 2,00,000 का हो चुका है। पूरी जिंदगी भर अपना जीवन किसी एक खेल को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यक्ति समर्पित करे तो उसे ये अवार्ड मिलेगा। प्रभाष जोशी सम्मान 2013 में शुरू हुआ,
पहले 1 लाख था, अब 2 लाख हो गया है। ये मलखंब के क्षेत्र में दिया जाता है। रट्टा मत मारना, इसको याद करने का सिस्टम मैं आपको तैयार करके बता रहा हूं। 1994, 1990 और 1994। तो देखो ये जो विक्रम है, अगर ये भी गलती से 94 हो जाता तो तीनों जो मूलभूत अवार्ड हैं, विक्रम, एकलव्य और विश्वामित्र, तीनों ही 1994 हो जाते। लेकिन हमें मन में ये याद रखना है कि विक्रम जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। विक्रम क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो 1990 में हो गया। बाकी के दोनों 94 में, तो इससे रट्टा मारने वाला काम जो है वो खत्म हो जाएगा, आपको वैसे ही याद रह जाने वाला है। अगला, लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो लाइफ जो है वो टाइम नहीं देती, 2 मिनट भी, कितना नहीं देती, 2 मिनट भी टाइम नहीं देती। लाइफ जो है जब वो जाने वाली होती है, लाइफ जब समाप्त होने वाली होती है, तो 2 मिनट भी टाइम नहीं देती। तो 2 मिनट भी टाइम नहीं देती, तो इससे आशय हो गया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट 2002 में शुरू हुआ था। प्रभाष जोशी सम्मान 2013 में शुरू हुआ था। कैसे? देखो प्रभाष और ये जोशी, तो हम तो जोशी शब्द पर फोकस करें। जोश मतलब जोशीला, तो जोश हमें तेरे को देखने पर आता है। मतलब तेरे बारे में जब सुनता हूं तो मुझे जोश आ जाता है। ऐसे याद करो कि तेरा, तेरा जब तेरे बारे में कुछ वर्णन होता है, तेरे बारे में, तो तेरे मतलब तेरा, तेरा बारे में वर्णन होगा तो मुझे जोश आ जाएगा। तो जोश जो है वो कब आता है? जब तेरे बारे में, मतलब तेरे बारे में सुनते हैं। तो तेरा, तेरे बारे में मतलब 13-12 में सुनते हैं, तो 13 में याद हो जाएगा ये पॉइंट। फिर अवार्ड की राशि रट लो। इस अवार्ड को एकलव्य, ये छोटे बच्चे को दिया जाता है, तो इसकी राशि एकलव्य में आगे 1 लगा हुआ है, इसलिए इसमें 1 लाख देते हैं, बाकी सब में 2 लाख देते हैं। राउंड फिगर में याद करो कि 1 लाख में एकलव्य लगा हुआ है, या एकलव्य में 1 लगा हुआ है, इसलिए उसमें 1 लाख दिया जाता है। वर्तमान में 1 लाख दिया जाता है क्योंकि 1 लगा हुआ है, और बाकी सब में 2 दिया जाता है क्योंकि उनमें कुछ नहीं लगा हुआ है, तो 2 लाख दिया जाता है। इसमें केवल ये 1 लगा हुआ था ना, एकलव्य, तो उसमें नाम में ही एकलव्य था, इसलिए 1 लाख दे दिया। तो 1 लाख रुपए की राशि यहां दी जाती है। आपको बता दिया किसको दिया जाता है। 2022 के जो 2023 में अवार्ड मिले, मतलब जो 23 के भी एंड में 24 तक मिले, उन अवार्ड्स को हमें याद करना है। तो एकलव्य जो है वो 11 लोगों को मिला था, विक्रम जो है वो 10 लोगों को मिला, विश्वामित्र 1 व्यक्ति को, प्रभाष जोशी किसी को नहीं, और लाइफ टाइम अचीवमेंट भी 1 व्यक्ति को। इस तरह हमें 10-15 लोगों के नाम याद करने हैं। आप लोग तैयार हो जाइए मेंटली कि अब हमें क्या करना है। तो अब हमें उन 10, 15, 20 लोगों के नाम याद करने हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला। लेकिन यहां मैं रुक करके आपको एक बात समझा दूं कि एग्जाम में इस बात से ज्यादा महत्वपूर्ण कि किसे कौन सा अवार्ड मिला, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कौन सा प्लेयर किस गेम को खेलता है, किस गेम को, किस खेल को खेलता है। तो जैसे पिछली बार पूछा था, प्राची यादव किस खेल से संबंधित है, तो ऐसे ही आपको बाकी के लोग याद करने हैं। जैसे एक बार एग्जाम में पूछा कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है, एक बार एग्जाम में पूछा पूजा वस्त्राकर का संबंध किस खेल से है, एक बार एग्जाम में पूछा शंकर लक्ष्मण जो है वो किस खेल से संबंधित थे। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं। तो आपको उस एग्जाम में क्वेश्चन के जो प्लेयर आप पढ़ रहे हो उसके खेल का नाम जरूर याद होना चाहिए। मैं जैसे कोई भी आपके सामने नाम एक फेंक दूं, जैसे हमने एक आपके सामने नाम फेंका मनु भाकर, तो ये मनु भाकर क्या करती है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि मनु क्या करती है, मनु भाकर कौन सा खेल खेलती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन सारे अवार्ड्स में जिन जिन प्लेयर को ये मिला है उसे कोडिंग के माध्यम से याद करने वाले हैं। वेरी गुड सोनू। मनु भाकर जो है वो 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला है ओलंपिक में। मनु भाकर शूटिंग करती है, याद रखना। जिन भी लोगों ने आंसर किया है, आरती आपको भी बहुत विशेष धन्यवाद भाई, चलो अच्छा आंसर करते हैं आप लोग। अब हम एक काम करते हैं, 11 लोगों को एकलव्य मिला,
10 को विक्रम मिला, 1 को विश्वामित्र और 1 को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, तो वो हम याद कर लेते हैं। देखो, एक व्यक्ति जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला वो कौन है? वो है अनिल धूपर। क्या नाम है? अनिल धूपर। नाम याद रखना, अनिल धूपर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अनिल धूपर बहुत टेंशन में थे, धूप में जाकर के पूरी जिंदगी इन्होंने लाइफ टाइम जो है धूप में खड़े होकर खेल देखे, इसलिए अनिल को धूप में खड़े होकर के देखा पूरी जिंदगी खेल, इसलिए या खेला, इसलिए अनिल धूपर को जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। ये एक व्यक्ति आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद किया? पूरी जिंदगी धूप में खड़े होकर के। और ये किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। आपको ये याद रख लेना है। तो अनिल धूपर, ये एक आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड याद हो जाए। पूरी जिंदगी धूप में खड़े होकर जो व्यक्ति लाइफ को किसी खेल के लिए समर्पित कर दे वो है अनिल धूपर, इसलिए इनको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। में इस धूप शब्द को बोल करके केवल जोड़ना चाह रहा हूं कि पूरी जिंदगी धूप में इन्होंने दी। अगला पॉइंट, विश्वामित्र पुरस्कार। जो रश्मि रश्मि ये रश्मि मैम है, ये एक प्रशिक्षक है, रश्मि मालवीय। क्या नाम है? रश्मि मालवीय। इनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया। तो देखो, विश्वामित्र है ना, ये क्या लिखा है? रश्मि है ना। देखो, विश्वा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व और मित्र, तो पूरा विश्व आपका मित्र है। अगर आप रश्म है ना, रश्मि शब्द था, उसको मैंने रश्मि को रस्म कर दिया। अगर आप पूरे जमाने के रीति रिवाज का पालन करते हो तो पूरी दुनिया आपकी जो है वो मित्र हो जाती है। पूरा विश्व आपका मित्र हो जाएगा अगर आप सभी रीति रिवाजों, रस्मों का पालन करोगे। शब्द पर फोकस करना। पूरा विश्व आपका मित्र हो जाएगा अगर आप पूरी रीति रिवाज और रस्मों का पालन करोगे। इसलिए ये रश्मि को मिलता है। आपको ये याद कराने के लिए बोल रहा हूं, इस बात का कोई संबंध नहीं है कि जमाने में आप रीति रिवाज पालन करो तो होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, है ना। तो ये पॉइंट अच्छे से रट लो कि विश्व का मित्र बनना है तो सारे रस्म पालन करने पड़ेंगे, सारे रस्म रीति रिवाज पालन करने पड़ेंगे, तब आपका पूरा विश्व जो है वो मित्र बनेगा। तो रस्मों का पालन करने वाली रश्मि को मिला, क्या मिला? रश्मि को मिला विश्वामित्र अवार्ड। ये बात केवल याद कराने के लिए बोलता हूं कि रश्मि को रस्म किया, विश्व को मित्र किया, ये फालतू की बातें केवल याद कराने तक सीमित रखें, भूल जाए इनको बाद में याद होने के बाद। तो ये दो अवार्ड हमने याद कर लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अनिल धूपर को मिला, रश्मि मालवी को जो है विश्वामित्र मिला। विश्वामित्र जो है रश्मि मालवी को किस क्षेत्र में मिला, किस चीज की ट्रेनिंग देती है ये? तो जो रश्मि है ना, ये बैडमिंटन की प्लेयर है, बैडमिंटन को सिखाती हैं, बैडमिंटन का प्रशिक्षण देती है। तो रस्में अदा करो, पूरे विश्व को मित्र बनाओ और फिर बेड पर जाकर सो जाओ, तो बैडमिंटन जो है वो आपको याद हो जाएगा, रश्मि मैम का बैडमिंटन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब विक्रम और एकलव्य, आपको दोनों अवार्ड याद करने हैं। तो एक काम करते हैं, पहले एकलव्य याद करते हैं, फिर बैडमिंटन पे आते हैं। चलिए शुरू करें। पहले एकलव्य हमें याद करने, इसका एक कोड हमने पहले ही बना रखा है जो पुराना है। चलो बहुत शांति से इस पॉइंट को याद कर लो। कैसे याद करोगे? इंद्रजीत की आज्ञा से। इंद्र भगवान है भाई, बादलों को बारिश करने के लिए आज्ञा वही देते हैं, हवा को आज्ञा वही देते हैं कि तू चल, आग को आज्ञा वही देते हैं कि तू आग लग जा, है ना। मतलब हर चीज का जो मूल देवता है वो इंद्र है। तो इंद्र इसलिए आज्ञा दे रहे हैं। तो इंद्र की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक, ये दो लड़के हैं, इंद्र की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से पलक झपकते ही खुशबुएं बिखेरी। बड़ी सिंपल सी एक लाइन है,
एक ही लाइन में पूरा आपको तामझाम याद हो जाएगा। क्या है लाइन? कि इंद्र की आज्ञा पाकर, इंद्र की आज्ञा से, क्या बोल रहे हैं हम? इंद्र की आज्ञा से दो लड़के हैं, दीपेश और अभिषेक ने, दीपेश और अभिषेक ने, दीपेश और अभिषेक ने क्या किया? सौम्य रीति से, मतलब सरल तरीके से, सौम्य रीति से, सौम्य रीति से, सौम्य रीति से क्या की है? खुशबू बिखेरी है, खुशबू बिखेरी, खुशबू बिखेरी। ये आपको याद हो तो क्या हुआ जब खुशबू बिखेरी? तो कुछ हुआ क्या? हाँ हुआ ना, पलक झपकते ही, पलक झपकते ही, झपकते ही अमन की आशा, अमन की जो आशा थी, अमन की आशा आस्था में बदल गई। किस में बदल गई? आस्था में बदल गई, में बदल गई। बस इतना याद कर लो, आपको 11 के 11 प्लेयर्स के नाम याद हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि होंगे, हो चुके हैं। केवल और केवल आपको इस बात को 2-4 बार ऐसे ऐसे बोल देना है। तो मैं एक जादू कर रहा हूं, आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। चलो, आबरा का डाबरा छू हो गया याद, बोलो इसको एक बार। दिव्या, कोड बड़ा है पर याद तो रखना होगा। हाँ बच्चा, ये 11 नाम को मैं कोड कर देता ना, जैसे इंद्र का ई निकालता, आज्ञा का अ निकालता, तो वो गड़बड़ हो जाती, फिर याद नहीं आते। नाम पूरे नए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए इस तरीके का कोड है। तो क्या करना है? इंद्रजीत की आज्ञा से, इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने, दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से खुशबू बिखेरी। क्या करना है? खुशबू बिखेरी। तो पलक झपकते ही अमन की आशा आस्था में बदल गए। अब बहुत सरल नाम है ये, बहुत ही ज्यादा सरल है। एक बार बोल कर देखो, इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से खुशबू बिखेरी, तो पलक झपकते ही अमन की आशा आस्था में बदल गई। बहुत अच्छे से याद हो जाए। क्या बोले? देखो, एक तो बोल कर तो देखो, याद होगा। और ये आपको दिख रहा है 11 मैंने लाल डब्बे कर लिए, नाम याद हो चुके हैं। जैसे इंद्रजीत एक लड़के का नाम है, ये आज्ञा को प्रज्ञा कर लो, वो एक नाम है। दीपेश लश्करी एक नाम है, अभिषेक एक नाम है, सौम्या तिवारी एक नाम है, रीतिका दांगी एक नाम है, खुशबू एक नाम है, पलक एक नाम है एक प्लेयर का, अमन भी एक नाम है, आशा भी एक नाम है, आस्था भी एक नाम है। ये खिलाड़ियों के नाम हैं। तो बड़ी सिंपल सी कोडिंग है, थोड़ा सा अपने दिमाग को अवेयर करो और ये शब्द को 2-3 बार रिपीट करो। इंद्रजीत की आज्ञा से, इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने क्या किया? इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से खुशबू बिखेरी। क्या किया? सरल तरीके से खुशबू बिखेरी। इसको हम कह रहे हैं सौम्य रीति से, सौम्य तरीके से, सौम्य रीति से खुशबू बिखेरी। किसकी आज्ञा से? इंद्र की आज्ञा से, इंद्र की आज्ञा से दीपेश, आप चाहो तो दिनेश कर लो, मैं दिनेश हूं, मेरा नाम दिनेश चौधरी है। तो इंद्रजीत की आज्ञा से दिनेश और अभिषेक ने, मतलब दीपेश और अभिषेक ने क्या किया? सौम्य रीति से खुशबू बिखेरी। तो अमन की आशा, पलक झपकते ही अमन की आशा आस्था में बदल गई। खत्म हो गया, बस याद ही हो गया इतने में। तो 2-3 बार इसको जल्दी जल्दी बड़बड़ा लो मेरे साथ में। क्या बोलना है? इंद्रजीत की आज्ञा से, इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से खुशबू बिखेरी, तो पलक झपकते ही अमन की आशा आस्था में बदल गई। अमन और चैन वाली, जो अमन चैन लाने की आशा थी ना, वो आस्था में बदल गई कि हाँ ये हो गया है। तो अमन चैन की आशा आस्था में बदल गई है। ये बड़ा सिंपल सी बात थी, हमारे दिमाग में सेट हो जाए। एग्जाम में यहीं से एक प्रश्न पूछ ले, हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि आस्था जो है वो या अर्जुन अवार्ड, सॉरी एकलव्य अवार्ड, इन 4 में से किनको नहीं मिला। उन 4 में से 3 नाम तो यहाँ से इन 11 में से रहेंगे और एक नया कुछ न कुछ रहेगा।
तो वो आपको याद करना रहेगा, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाए। इंद्रजीत, दीपेश लश्करी, सौम्या तिवारी। देखो इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने, इंद्रजीत की आज्ञा से है ना, तो आज्ञा को प्रज्ञा कर लो, तो प्रज्ञा सिंह एक प्लेयर हो गई। इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से, मतलब सौम्या तिवारी, रीतिका दांगी, सौम्य रीति से पलक झपकते ही, पलक शर्मा, पलक झपकते ही क्या किया, खुशबू बिखेरी है, तो खुशबू। और फिर अमन की आशा, अमन सिंह विष्ट, आशा आस्था चौक से, आशा चौक से, और आस्था दांगी। बस इतने ही नाम हैं, दिमाग में वर्ड टू वर्ड सेट हो जाएगा, वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा। बस यूं करना है आपको, 2-3 बार इस कोड को बोल लेना है। बोलकर देखो एक बार, इंद्रजीत की आज्ञा से, इंद्रजीत की, किसकी, इंद्रजीत की आज्ञा से, किसकी आज्ञा से, इंद्रजीत की आज्ञा से दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से खुशबू बिखेरी, या तो पलक झपकते ही क्या हो गया, खुशबू बिखेरी, तो पलक झपकते ही अमन की आशा, अमन की आशा आस्था में बदल गई। अमन सिंह विष्ट, आशा चौक से, और आस्था दांगी। बस खत्म, इतना ही दिमाग में सेट करना है। क्या ये याद हो गया, जल्दी बताओ, क्या आप सब लोगों को ये याद हुआ? आगे बढ़े हम, अगर याद नहीं हुआ है तो बताओ, तो फिर मैं दूसरे तरीके से आपको ये याद कराऊंगा। ये केवल तब काम आएगा जब वो क्वेश्चन पूछ ले, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस एक खिलाड़ी को, में से किस एक खिलाड़ी को, किस एक खिलाड़ी को एकलव्य नहीं मिला, या एकलव्य मिला, एकलव्य मिला या नहीं मिला, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, नहीं मिला, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले और 4 नाम दे दे उसमें, और 3 नाम तो आपके जान पहचान के हों, और एक जो है वो जैसे सौम्या तिवारी, आशा चौक से, रीतिका दांगी, और एक नाम कुछ तो भी लिख दिया, तो आप उसे कुछ तो भी को पहचान पाओगे। तो ये दिमाग में बड़े आसानी से हमें सेट हो। क्या बोला हमने, कितना सरल सा कोड है, देखो इतनी सी बात है। क्या बोला कि इंद्र की आज्ञा से, इंद्र की आज्ञा पाकर दीपेश और अभिषेक ने सौम्य रीति से खुशबू बिखेरी, जिससे अमन की आस्था, मतलब पलक झपकते ही अमन की आशा आस्था में बदल गई, खत्म हो गया। तो चलो अब इन लोगों के खेल कौन से हैं ये भी याद करने हैं। तो इंद्रजीत नागर जो है वो क्या खेलता है, वो मलखंब खेलता है। अब फिर से अलग प्रकार की कोडिंग होगी। एक तो हमने इन 11 लोगों के नाम याद कर लिए, अब हमें कोडिंग करनी है कि कौन सा प्लेयर क्या खेलता है। भाई हमारे इसमें याद होना चाहिए ना दिमाग में कि कौन सा प्लेयर क्या खेलता है ना। तो पलक झपकते ही अमन की आशा, ये पलक झपकते ही खुशबू बिखेरी, तो अमन की आशा आस्था में बदल गई। बस खत्म हो गया, बहुत सिंपल है। अब ये याद करना कि कौन सा प्लेयर क्या खेलता है, ये महत्वपूर्ण है और ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंद्र, आप सोचो कि इंद्र जो है हमारे शास्त्रों में एक देवता है जो हर समय किसी न किसी से लड़ते ही रहते हैं। तो जो लड़ता ही रहेगा वो मलखंब करता रहेगा, क्या करेगा। और इंद्र जो है वो हमारे मूवीज में, पिक्चर में या हर जगह दिखाए जाते हैं, बार बार हार भी जाते हैं। तो जो हार भी देगा वो क्या करेगा, उसको ये जो है खंबे से मार करके, खंबे से बांध करके कूटेंगे फिर अच्छे से, क्योंकि जो हारेगा उसको खंबे से बांध के कूटा जाता है ना। तो ये देखो इंद्रजीत जो है वो बार बार क्या करता है, लड़ाई करता है, तो उसको खंबे से बांध देंगे, खंबे से मतलब मलखंब। ठीक है, याद आगे हो जाएगा कि इंद्रजीत किस चीज का प्लेयर है, मलखंब का प्लेयर है, आपको याद हो जाए। अगला प्रज्ञा, प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा प्रज्ञा सिंह, ये फेंसिंग करती है। क्या नाम है इनके खेल का, फेंसिंग। ये इस बात पे मत जाना कि फेंसिंग क्या होती है, केवल फेंसिंग याद करना है। तो देखो प्रज्ञा, जब हमारी कोई आज्ञा मान लेता है तो हम उसके फैन हो जाते हैं, या हम जिसके आज्ञा मानते हैं उसी के फैन होते हैं। भाई फैन फॉलोअर होते हैं ना बहुत सारे लोगों का, तो हम उसी की आज्ञा मानते हैं जिसके फैन होते हैं, हम सबकी आज्ञा नहीं मानते।
है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति राधा स्वामी सत्संग सुनने वाला है तो उसकी सुनेगा, कोई आदमी रामदेव बाबा को सुनता है तो वो रामदेव की आज्ञा को सुनेगा, मतलब उसके गुरु की जो आज्ञा होगी वो उसी की आज्ञा सुनेगा। तो हम किसके फैन हैं, है ना। अब किसी की भी आज्ञा मान लोगे तो फंस भी जाओगे, तो किसी की भी आज्ञा मान लोगे तो फंस जाओगे। जैसे अभी हमारे यूट्यूब पे आप देखोगे तो खूब ज्ञानचंद यादव आपको मिलेंगे, वहां बहुत सारे लोग आपको ज्ञान फैलते हुए मिलेंगे कि भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो, आज तक उसका परी निकला ही नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे लोग ये ज्ञान देते हुए मिलेंगे। तो ज्ञान देना बड़ा आसान कार्य है, इसको कोई भी दे सकता है ना। तो अभी किसी की भी आज्ञा मान लोगे तो क्या कर लोगे आप, आज्ञा मान ली अगर किसी की भी तो हम फंस जाते हैं, तो फिर फेस दिखाने लायक भी नहीं रहते हैं, तो फेस दिखाने लायक भी नहीं रहते, फंस जाते हैं। इससे हमें याद हो जाए आज्ञा से फेंसिंग याद हो जाएगा। तो आज्ञा से हमें याद हो गया आज्ञा क्या खेलती है, प्रज्ञा क्या खेलती है, फेंसिंग नाम का खेल खेलती है। तक क्या तो का क्या गया, चलो आगे बढ़े। अगले वाला दीपेश लश्करी नाम का व्यक्ति है, ये जिम में जाता है, क्या करता है, जिम्नास्टिक खेल खेलता है, दीपेश, है ना। तो दीपेश को आप कर लो दिनेश, ये दिनेश मैं जो सामने खड़ा हूं दिनेश नाम है इस व्यक्ति का, और ये जिम नहीं जाता, मैं कभी जिम नहीं जाता, मैं केवल जिमने जाता हूँ। मैं जिम नहीं जाता, मैं तो जिमने जाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं जिमने जाता हूँ। तो जिमने जाता हूँ मतलब जिम्नास्टिक खेल कहते हैं ना, हम जिमने जाते हैं ना, जब भी कोई शादी ब्याह कोई नुकता होता है तो हम तो केवल जिमने जाते हैं, है ना। तो वो जो जिमने जाते हैं वो कौन जाता है, दीपेश, दिनेश, है ना। याद हो जाएगा, हम जिम नहीं जाते, हम जिमने जाते हैं, ठीक है, याद हो जाएगा इस नाम से। और आगे बढ़ते हैं, अभिषेक परिहार, ये सॉफ्ट टेनिस है, क्या नाम है, अभिषेक परिहार, क्या नाम है, परिहार। तो इस परिहार को आप कर लो परिवार, क्या कर लो, परिवार। तो परिवार में आदमी बहुत नम्रता से व्यवहार करता है ना, परिवार में आदमी क्या करता है, बहुत नम्रता से आदमी व्यवहार करता है, नम्रता मतलब सॉफ्ट तरीके से, है ना। और परिवार की ही टेंशन लेता है, तो बहुत सॉफ्ट तरीके से आदमी काम करता है, परिवार की टेंशन भी लेता है, तो परिवार की ही लेता है टेंशन और परिवार में ही होता है, सॉफ्ट तरीके से रहता है। सर आप वैसे भी बहुत फिट हैं, ठीक, थैंक यू उमा। भाई परिवार में हमें बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहना पड़ता है, बहुत नम्र रहना पड़ता है, और परिवार की हमें टेंशन होती है, तो ये परिवार की ले लो टेंशन और परिवार में रह लो आप सॉफ्ट। तो परिवार का या अभिषेक परिहार का खेल कौन सा हुआ, सॉफ्ट टेनिस, याद हो जाएगा। अगला है सौम्या तिवारी, क्या नाम है, सौम्या तिवारी। ये सौम्या तिवारी क्या करती है, क्रिकेट खेलती है ना। तो 3 बारी ये क्रिकेट, देखो केट जो है ये सौम्या जो है, इसको सौम्या से जोड़ना है, तिवारी से जोड़ोगे तो शायद भूल जाओगे, इसलिए सौम्या से जोड़ो, सौम्या, है ना। सौम्या मतलब सो बना, किसमें, सौम्या, सो बना, इसको बोलकर देखो, सौम्या सो बना। सो किस खेल में बनाए जाते हैं, 100 मारे जाते हैं ना क्रिकेट में, तो क्रिकेट में ही तो मारे जाते हैं 100, है ना। तो सौम्या, तो सो बना, सौम्या सो बना, सो रन बना, है ना, सो रन कहाँ बना, क्रिकेट में, याद रखना। अगला रितिका दांगी, नाम क्या है, रितिका दांगी। तो देखो आप कुछ भी खेल खेलते हो, है ना, अब जब कुछ भी सेल करने जाते हो, घर घर सेलर्स जाते हैं ना, बहुत सारा सेल करने, मार्केटिंग वाले जो लोग जाते हैं ना, तो लोग उनको अच्छा नहीं बोलते, उनके चरित्र पर दाग लग जाता है ना। तो देखो ये जो रितिका दांगी है, ये क्या करती है, ये सेलिंग करती है ना, तो ये बहुत सारा माल बेचती है, ये दांगी से, इस शब्द से रितिका को छोड़ दो, इस सेल करने वाले के शरीर पर या कपड़ों पर बहुत दाग लग जाते हैं, ये कैसे याद होगा। अभी थोड़े दिन पहले वो एडवर्टाइजमेंट आता था रिन सुप्रीम वाला, है ना, वो रिन जो है सोप का और वो डिटर्जेंट का एक एडवर्टाइजमेंट आता था, उसमें एक सेलर जाता था किसी के यहाँ और उसके दाग लग जाता था, तो फिर वो धोते थे, ऐसा वाला वो एडवर्टाइज था, जिससे याद हो जाए। तो ये दाग काई से लग जाते हैं, जब हम कुछ माल सेल करने जाते हैं, याद हो जाएगा। आगे पलक, पलक जो है वो क्या करती है, तैराकी। तो देखो आप जब तैरने के लिए स्विमिंग करने जाते हो तो आंखें खुली रखते हो कि आंखें बंद कर लेते हो, पलक झपकते ही, पलकें जो है अपनी इनको खोल देते हो या बंद करते हो, पलकों को।
तो जब हम क्रिकेट खेलने जाते हैं तो अपनी पलकों को झुका लेते हैं, पलकों को बंद कर लेते हैं ताकि आंखों में पानी ना घुसे, ऐसा होता है ना। तो भाई तैरने जाओगे तो क्या बंद करना पड़ेगा, पलकें छुपा झुकानी पड़ेगी, आंखों को बंद करना पड़ेगा। तो पलक झुकानी पड़ेगी, तो पलक क्या खेल खेलती है, बंद कर लेती है तैराकी में, तो तैराकी उनका खेल हो जाता है। अगला खुशबू, देखो जब हम किसी से मिले और उसके मिलने से हमें खुशबू आए, है ना, तो हम उसे हाँ कर देंगे, है ना। तो ये देखो हाँ की, इस शब्द को आप हाँ की मत करो, इसे दो पार्ट में तोड़ दो, हाँ और की। मैंने उसे हाँ की, उसने मुझे हाँ की, ये वाला हाँ की। तो हम किसे हाँ करते हैं, हाँ की किसकी को, किसको की, जिससे हमें खुशबू आई, है ना। भाई मूवीज में तो दिखाया जाता है गिटार बजने वाला, कि जब हमें गिटार बजे कोई मिले और गिटार बजने लगे तो उसको हाँ कर दो। और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जब किसी के आने से हमें खुशबू आए तो हमें हाँ करनी है, तो खुशबू आए तो हाँ करनी है, तो खुशबू क्या खेलती है, हाँ की खेलती है। अगला अमन सिंह विस्ट, अमन सिंह जो है वो बॉक्सिंग करता है, क्या करता है भैया, अमन जो है वो बिस्ट जो है वो क्या करता है, बॉक्सिंग। तो अमन, अमन शब्द को इस बॉक्सिंग शब्द से जोड़ना है, तो मेरा भी मन है, इस शब्द को ऐसे याद करो, अमन, मेरा भी मन है कि मैं बॉक्सिंग करूं, मेरा भी मन है कि मैं ऐसे मुक्का मारूं किसी को, है ना। मेरा भी मन है, ये मेरा भी क्या है, मन है, मेरा भी मन है, अमन है, मेरा भी मन है कि मैं बॉक्सिंग करूं, तो अमन क्या खेलता है, बॉक्सिंग। अगला आशा चौकसे, आशा चौकसे क्या करती है, शूटिंग करती है। देखो आशा चौक जाएगी जब उसके सामने किसी को शूट कर दिया जाएगा, आशा क्या है, चौक जाएगी। हम चौक कैसे जाते हैं, जब हमारे सामने कोई शूट कर दे किसी को। अरे भाई आप मार्केट में कोई सामान खरीदने गए और आपके सामने किसी ने किसी को शूट कर दिया, तो आप चौक जाओगे कि नहीं चौक जाओगे। तो जब हमारे सामने किसी को कोई शूट कर देगा तो हम चौक जाते हैं। तो हम चौक कब जाते हैं, तो चौक जाते हैं ना जब हमारे सामने कोई शूट कर देता है किसी को, तो शूटिंग करने पर चौक जाते हैं। मेरा मन है मुक्का मारू, ठीक है, तुम्हारा भी मन है करूँ ना मैं, तो मेरा मन है कि मैं तुम्हें मुक्का मारू। चलो आस्था डांगी, आस्था डांगी और रीतिका डांगी, ये दोनों याद रखना है एक साथ में, दोनों में मिसमैच मत कर देना। आस्था जो है वो केनोइंग काइकिंग खेलती है, केनोइंग काइकिंग, केनोइंग ये खेल का नाम है, केनोइंग काइकिंग, क्या नाम है, केनोइंग काइकिंग। जो पानी होता है ना उसमें वो पतली वाली नाव चलाने वाला खेल है केनोइंग काइकिंग। तो केनोइंग काइकिंग आस्था खेल से, या आस्था जो है वो केनोइंग काइकिंग, वो तो अलग ही खेल है ना। नहीं सर मत मारना, मैं स्लिम ट्रिम हूँ, बहुत बढ़िया, मैंने देखा नहीं बच्चा तुझे आज तक। चलो ये 11 प्लेयर्स क्या क्या खेल खेलते हैं, क्या आपको ये पॉइंट याद हो गया, अपने दिमाग में ये 2-3 बार रटवाओ अपने आप को तो ये याद हो जाएगा। अगले वाले पे आते हैं, अगले जो है वो विक्रम अवार्ड विजेता 10 लोगों के नाम है। तो अब ये 10 लोगों में हमें 10 के नाम लिस्ट में याद नहीं करने हैं, एक लिस्ट बनाकर याद मत करो, इनको सबको कोड याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर हमने ये याद कर लिया कि ये 10 लोग कौन से, तो फिर आप मिक्स कर दोगे एकलव्य और विक्रम वाले। तो आपको क्या करना है कि जिसे एकलव्य नहीं मिला उसे क्या मिला, विक्रम मिला। क्योंकि देखो आपके पास 4 अवार्ड थे, जब शुरुआत की थी हमने तो हमने आपको बताया था कि भाई 4 प्रकार के अवार्ड हैं, एकलव्य है, विक्रम है, विश्वामित्र है और लाइफ टाइम है। तो आपने लाइफ टाइम अचीवमेंट याद कर लिया, विश्वामित्र याद कर लिया, एकलव्य याद कर लिया, तो अब विक्रम छोड़ दो कि अगर ये तीनों किसी को नहीं मिला तो उसको क्या मिला, उसको विक्रम मिला। तो अब हम ये विक्रम के जो प्लेयर हैं वो क्या खेलते हैं, ये क्या खेलते हैं हम ये याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि राजू सिंह जो है वो क्या खेलता है, राजू सिंह घुड़सवारी करता है, क्या करता है, राजू सिंह घुड़सवारी करता है, घुड़नी घुड़सवारी करता है ना। देखो तो राजू जो है वो क्या करता है, राजू सिंह की सवारी, राजू, ये राजू है, राजू नाम का एक लड़का है, सिंह मतलब शेर होता है, तो राजू जो है वो सिंह की क्या करता है, सवारी करता है। राजू किसकी सवारी करता है, सिंह की सवारी करता है, तो घुड़सवारी इसका खेल हो जाता है, याद रखना। और साथ में भोपू भी बजाता है,
मतलब वो सवारी करते करते पो 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 भोंपू बजाता है तो वो भोपाल का रहने वाला हो जाता है। तो दिमाग में एक ये पॉइंट गया क्या कि राजू जो है वो सिंह की सवारी करता है और भोंपू बजाता है, तो भोंपू बजाता है तो भोपाल का है राजू सिंह, इससे याद हो जाए, मैंने ऐसे ही याद किया था इसको, इसलिए फटाफट याद आ गया, बता दिया। दिमाग में सेट हुआ। राजू सिंह क्या करता है, राजू सिंह सवारी घुड़सवारी करता है। अगला आदित्य दुबे, तो इस शब्द पर देखो, दुबे जो दबे वो सॉफ्ट होता है, भाई जो चीज दबेगी वो सॉफ्ट ही तो होगी, तो जो चीज दब जाएगी वो सॉफ्ट होगी और जो नहीं दबेगी वो कठोर होगी, है ना, वो हार्ड होगी। तो जो दबे वो सॉफ्ट है और जो नहीं दबे वो कठोर है, हार्ड है। इमेजिन किया, बहुत हंसी आई। ठीक है बच्चा, इमेजिन मत किया करो, मेरी चीजें बहुत खतरनाक होती है, इमेजिन करोगे पता नहीं पाताल लोक चले आओगे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो चीज दबे वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, तो आदित्य दुबे क्या करते हैं, सॉफ्ट टेनिस। अगला नीतू वर्मा, नीतू वर्मा केनोइंग काइकिंग करती है, तो नीतू वर्मा, नी तू क्या करती है, देखो नी, ये नी है और ये तू है, तू मतलब तुम, नी तुम क्या करते हो, तो क्या करते हो से क्या आ जाएगा, केनोइंग काइकिंग, क्या करते हो, तो नी तू क्या करते हो, नी तुम क्या करते हो, इसको यूं बोल दो, नी तुम क्या कर, ये छोड़ो, नहीं तुम क्या करते हो ये बताओ, तुम क्या करते हो, तो हम तो पढ़ाई करते हैं, तो हम तो कुछ खेल नहीं करते, लेकिन तुम क्या करते हो, तो नी तू क्या करती है, केनोइंग काइकिंग क्या करती है, केनोइंग काइकिंग याद हो जाएगा। भूरक्षा, वुशु, नाम क्या है, भूरक्षा, भू मतलब जमीन की रक्षा, है ना। इस धरती पर कुत्ते हैं, कुत्ते को हम, कुत्ता जब भौं भौं करता है तो हम बोलते हैं भूस रहा है, क्या कर रहा है, भूस रहा है। कुत्ते को मालवी भाषा में कुत्ता जब भौं भौं करता है ना, तो उसे मालवी में कहा जाता है भूसना, है ना, कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है, भौंक रहा है ना, तो कुत्ता भौंकता है, भूस रहा है ना। तो वो भू, भू की रक्षा करने के लिए क्या क्यों करता है वो भू भू, वो रक्षा करने के लिए भू भू करता है, वुशु करता है, वुशु वुशु करता है ना, समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में चला गया, मुझे वो कुत्ता इमेजिन हुआ था इसलिए मैंने वैसा ही कोड बनाया। चलो आगे बढ़ो। अगला प्रगति दुबे, नाम क्या है, प्रगति दुबे, है ना। देखो जब इंसान शर्टिंग शूटिंग करके आ जाए ना आपके सामने, देखो वैसे तो हम क्या करते हैं, लोअर टी शर्ट पहन के रहते हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई शर्टिंग शूटिंग वाला आदमी आ जाए तो समझ लेना इसने प्रगति कर ली है। तो उसने प्रगति कब कर ली है, प्रगति कर ली है, ये कैसे पता चलेगा, जब वो शर्टिंग शूटिंग के कपड़े पहनकर आएगा तो समझो कि वो प्रगति करके आया है, ठीक है। तो उसकी गति जो है वो अच्छी हो जाती है जब वो शूटिंग करता है ना, तो शूटिंग में बहुत गति होती है, इससे भी याद कर सकते हैं, गति, प्रगति, है ना। जो भाई शूटिंग करते हैं, जब हम किसी को गोली मारते हैं तो हमारी गति जो है वो प्रगति मतलब बहुत तेज गति में बदल जाती है। अगला सुबोध चौरसिया, नाम क्या है, सुबोध चौरसिया, सुबोध, इस शब्द को ऐसे समझो कि जिस चीज का आसानी से बोध हो जाए उसे कहते हैं सुबोध, जो आसानी से याद आ जाए, तो जो आसानी से याद आ जाएगी वो बहुत सॉफ्ट होगी, तो सॉफ्ट बॉल इसका खेल है, सुबोध सॉफ्ट बॉल, सुबोध सॉफ्ट बॉल, ऐसे याद रख लेना। आवेश खान, ये बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भाई मध्य प्रदेश का। आवेश खान क्या खेलता है, ये क्रिकेट खेलता है ना, क्या खेलता है, आवेश, आवेश खान केट, ये देखो आवेश खान क्रिकेट खेलता है, तो आवेश में आकर, आवेश मतलब गुस्से में आकर, किसी को काट मत देना नहीं तो जेल हो जाएगी, पता है आपको। आवेश में आकर के किसी को काट मत देना, काट देना मतलब कि केट देना, है ना, काट कूट कर देना, काटा कुटी कर देना, ऐसा बोलते हैं ना। आवेश में आकर उसने काट कूट कर दी और फिर रोता रहा जिंदगी भर, तो आवेश में आकर काटा कुट्टी मत कर देना, तो आवेश में आकर काटा कुट्टी करोगे तो खुद की अंगली कटेगी, है ना। तो आवेश में आकर काटा कुट्टी नहीं करनी है, तो क्रिकेट ये इसका खेल हो जाएगा। नीरज राणा, क्या नाम है, नीरज राणा, नीरज राणा हॉकी खेलता है, नीरज राणा, देखो राणा जी की बात में तो हाँ करनी ही पड़ेगी, है ना, वो गाना है ना, राणा जी मन्ने माफ करना गलती मारे से हो गई, क्योंकि हाँ कर दी थी ना रात को राणा जी को, तो राणा जी को हाँ करनी पड़ती है, तो राणा जी के सामने हर चीज में हाँ की, इसलिए राणा जी का खेल क्या हो गया, हाँ की, राणा जी के सामने हर चीज में हाँ की, नहीं तो राणा जी दंड दे देते हैं ना।
चलो अगला है धनंजय दुबे। तो देखो धन अगर आपको नहीं मिलेगा तो बहुत टेंशन होगी। धन की ही तो टेंशन है इस दुनिया को। इस दुनिया को एक ही चीज की टेंशन है, और वो कौन सी चीज है? वो है धन की। भाई धन कमाना है, धन कमाना है, धन धन धन। पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है। धन 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 मतलब पैसा पैसा पैसा, है ना। तो इसीलिए वो गाना बना, पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। तो ये धन से ही टेंशन आती है। जहां धन है वहां टेंशन है, और जहां धन नहीं है वहां तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना आदमी के पास में। तो धन से क्या हो जाती है? टेंशन। तो धनंजय दुबे क्या करते हैं? टेंशन लेते हैं, टेनिस खेलते हैं। राजवीर सिंह पंवार ये क्या खेलते हैं भाई? राजवीर सिंह पंवार ये भी टेनिस खेलते हैं। राजवीर, देखो राजा अगर वीर भी है तो उसको टेंशन किस बात की? राजा अगर वीर है। बेस्ट सीरीज थी असुर। मुझे नहीं पता बेटा बेस्ट सीरीज कौन सी थी, अभी तुम सीरीज फिरीज की बात क्यों करने लग गए जाते हो रे। चलो यहाँ आओ। राजा अगर वीर है तो उसे किस बात की टेंशन? इस टेनिस को मैं टेंशन कह रहा हूं, है ना, याद रखना। अगर राजा को हमने, तो राजा अगर वीर भी है, राजा अगर वीर है तो उसे किस बात की टेंशन? तो टेंशन से टेनिस शब्द बन गया है, इसलिए टेंशन टेंशन शब्द मैं बोल रहा हूं। धन की होती है टेंशन, तो धनंजय जो है वो क्या खेलता है? टेंशन खेलता है, टेनिस खेलता है। और राजा अगर वीर है तो टेंशन किस बात की? तो वो भी टेनिस खेलता है। तो इससे ही दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो आपको विक्रम अवार्ड किस किस को मिला, उनके क्या खेल हैं, ये आ गया। एकलव्य हमने याद कर लिया, तो सारे अवार्ड हमारे जो हैं वो याद करने वाले चैप्टर पे आ गए। विश्वामित्र हमने पहले ही याद कर लिया है। पूरे विश्व को अगर मित्र बनाना है तो आपको सारी रस्मों का, रीति रिवाजों का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर आपके पास माल बहुत है ना, पैसा, माल कहते हैं ना उसे आम आम भाषा में, मेरे पास बहुत माल है। तो जिसके पास बहुत माल होता है ना उसका पूरा विश्व मित्र हो जाता है। ये देखो पूरा विश्व आपका मित्र कब बनेगा? जब आपके पास माल होगा, पैसा होगा। तो ये मालवीय हो जाता है ना। तो मालवीय कब हो जाता है आदमी? जब उसका पूरा विश्व मित्र हो जाता है। ठीक है, ये भोपाल की है, बैडमिंटन खेलती हैं, याद रख लेना। अगला कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला ये लाइफ टाइम अचीवमेंट बोला था ना मैंने, ये किसको मिला? अनिल धूप में खड़ा था पूरी जिंदगी भर, इसलिए उसको धूपर को मिला। तो अनिल धूप में क्यों खड़ा था? क्योंकि उसको टेंशन हो रही थी। इंदौर का है भैया, ये याद रख लेना। अगला अवार्ड है प्रभाष जोशी सम्मान। तो प्रभाष जोशी तो पिछले 2-3 साल से मिला ही नहीं, ये 2021 का है आखिरी, याद रखना। ये जो अभी हम याद करने वाले हैं 2023 में, 24 में, 22 में प्रभाष जोशी किसी को नहीं मिला है। तो लास्ट वाला याद कर लो, लास्ट वाला 2021 में मिला था, किसे? मुजाहिद बेग को मिला था, है ना। तो जोश जोश में मुझे दे दो बेग, मुझे दे दो बेग, जोश जोश में बोल देते हैं मुझे दे दो बेग, और फिर थक जाते हैं कैसे लेकर जाएंगे। तो बड़े जोश जोश में ले लिया हमने बेग, याद हो जाएगा। जोश जोश में बेग मत लेना, है ना। याद हो गया होगा ये सारे के सारे अवार्ड। क्या इस क्लास में बैठे हुए बच्चों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट सेट है? क्या कॉन्सेप्ट भाई? कि भारतीय प्रदेश के कौन कौन से अवार्ड हैं, वो किसे किसे मिले, और उन प्लेयर्स के गेम्स आपको क्या याद हो गए? अलग से मत याद करना कि एक लिस्ट बनाओ खास खास प्लेयर कौन से हैं, ये जरूरी नहीं है। हमें केवल और केवल ये याद करने थे कि कौन कौन सा अवार्ड किसे मिला, याद हो गया होगा। अब हम भारत के अवार्ड्स पर आते हैं। तो भारत के अगर पुरस्कार आप याद करोगे तो आपको क्या याद करना रहेगा? भारत में कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं? एक होता है जो पहले राजीव गांधी था वो हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या नाम हो गया उसका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। 2021 से पहले उसका नाम क्या हुआ करता था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फिर दूसरा अवार्ड है अर्जुन अवार्ड, फिर द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य में भी 2 श्रेणी है, द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी। तो याद रखना द्रोणाचार्य के 2 नाम हैं, एक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और एक राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ऐसे 5-6 अवार्ड हमें थोड़ी सी उनकी जानकारी याद करनी है। सर बहुत ही थैंक यू, आपका सब याद हो गया। चलो बहुत अच्छा उमा, थैंक यू।
भैया ये जो वीडियोस यूट्यूब पे होते हैं तो आप लोगों को कमेंट करना होता है यूट्यूब पे, क्योंकि मैंने कैसा पढ़ाया है ये आपको कैसे, मतलब आपके लिए ही था वो वीडियो, तो वो आप ही को याद है कि कैसा है, तो रिप्लाई आप ही को करना है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो कब शुरू हुआ, तो वो 1991 में हुआ। इसका पुराना नाम राजीव गांधी था, और राजीव गांधी की हत्या इस समय ही की गई थी, याद रखो 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। एक मानव बम विस्फोट होता है तमिलनाडु में जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे तब, और इनकी हत्या हो जाती है। तो 1991 से एक अवार्ड शुरू होता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अर्जुन अवार्ड कैसे, तो देखो 1991 में से इस 9 को आप उल्टा कर दो, 6 कर दो, तो ये 61 याद हो जाएगा। तो अर्जुन अवार्ड और ये राजीव गांधी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना, एक 1991 और एक 9 को उल्टा कर दिया तो 6 हो गया। फिर द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य 2 है, एक द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी है और एक द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी है ना। तो एक एक द्रोणाचार्य नियमित और एक द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, ये 2 श्रेणियां हैं। कितनी राशि दी जाती है, तो याद रखना जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम है विक्रम अवार्ड। ऐसे ही भारत का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है उसका नाम क्या है, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद, और उसके तहत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी, 25 लाख रुपए की। याद रखना पहले यहाँ 7.5 लाख रुपए देते थे, अब बढ़ा करके 25 लाख कर दिया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाले को 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। बाकी सब में 15-15 लाख है, लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य 2 भागों में बटा हुआ है तो द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी को 10 लाख और जो लाइफ टाइम श्रेणी है उसको 15 लाख। इस तरीके से हमें याद कर लेना है। 2016 में इसके नियम बनाए गए थे। ऐसे कोई भी खिलाड़ी को जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करता है उसे ये अवार्ड दिया जाता है। ये सामान्यतः खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, और ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खेल में ही अपना पूरा जीवन दे दिया, उनको हम देते हैं द्रोणाचार्य खेल रत्न अवार्ड। याद हो जाएगा, बड़े आसान है ये याद करना। मौलाना आजाद ट्रॉफी 1956 में जब मध्य प्रदेश बना तब शुरू हुई, जो विश्वविद्यालयों को दी जाती है। इस साल 2024 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को यह अवार्ड मिला। दो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से शुरू हुआ, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो इंडस्ट्री एरिया है उनको दिया जाता है, कॉर्पोरेट घरानों को खेल प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है। अब हमें ये याद करना है कि मेजर ध्यानचंद 2024 वाला जो है वो 4 लोगों को मिला। देखो ये आसान है, 2024 का ये लास्ट में 4 लिखा हुआ है, तो 24 वाला 4 लोगों को मिला। किन लोगों को मिला, 4 लोगों को मिला, है ना। तो कैसे याद करोगे उन चारों के नाम, एक तो ये गुकेश है, एक हरमनप्रीत है, एक प्रवीण कुमार है और एक मनु भाकर है ना। तो आगे अब कैसे याद करोगे इसको, देखो हर, ये हरमन के हर कर दिया हमने यहां से, मनु का मन ले लिया, है ना। हर आदमी के मन में कुछ हो रहा है ना, जो कि कुंवारे हैं। देखो अब मैं इसका कोडिंग थोड़ा सा वल्गर है क्योंकि ये आगे ये लिखा हुआ है ना, ये इसके नाम में ये लिखा हुआ है, मैं क्या करूं उसमें, तो उससे वो कोड हो गया गलत, मतलब कोड थोड़ा सा बहुत ही मतलब उल्टा सीधा सा कोड बन गया, इसलिए मैं कोड नहीं बताने वाला हूं, आप ही याद कर लेना भैया। तो एक तो गुकेश, नाम क्या है उसका, गुकेश। ये गुकेश क्या करता है, शतरंज खेलता है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है भैया। डी गुकेश, है ना। तो ये डी गुकेश जो है वो क्या करता है, शतरंज खेलता है, ठीक है। अब हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलता है, तो हर आदमी का मन हाँ हाँ करने को करता है लेकिन वो डरता है, तो हर आदमी का मन हाँ हाँ करने को करता है लेकिन वो डरता है, हॉकी खेलता है। प्रवीण, ये प्रवीण प्र है इसलिए पेरा हो गया, ये पेरा एथलीट हो गया। क्या हो गया, ये प्रवीण में प्र लगा हुआ है ना इसलिए वो पेरा एथलीट है। और मनु भाकर तो हमें याद है, ये निशानेबाजी करती है, आज पूछ भी लिया था मैंने, ये प्रश्न आते से ही क्लास में पूछा था, मनु भाकर क्या खेलती है। तो ये डी गुकेश है अपना भाई, फोटो दिखा रहा हूं सबका, ये अपना हरमनप्रीत सिंह है भाई, और ये देखो अपना प्रवीण कुमार है, ये हैंडीकेप प्लेयर है, और ये मनु भाकर है, दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखो मनु भाकर को देखकर हर आदमी का मन कर रहा है, हर कुमारे का मन कर रहा होगा। ये देखो, ये मनु भाकर को नाम है भाकर, मनु भाएगी सबको, क्योंकि हर आदमी का मन करेगा कुंवारे का, हर कुंवारे का मन करेगा ना।
तो ये कुमारे से हो गया प्रवीण कुमार, हर से हो गया हरमनप्रीत, और मनु से मनु हो गया। और ये डी गुकेश को आप अपना मन से अपने याद कर लेना, मैं कोट करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये 4 प्लेयरों के नाम याद करो जिनको राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, वो मिला। तो अगर सीधा पूछ ले कि खेल रत्न कितने लोगों को मिला, तो खेल रत्न 24 में 4 लोगों को मिला। याद करना, 24 में 4 लोगों को मिला। और वो 4 कौन है? वो 4 आपके सामने है, डी गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण और सुश्री मनु भाकर। अब देखो यहाँ लगाया हुआ है सुश्री, है ना, ये सुश्री है, तो सुश्री जो है वो मनु भाकर है, याद रख लेना। मतलब 3 पुरुष हैं और 1 महिला है, ये आपको समझाने के लिए ये बात बोली जा रही है, तो अपने दिमाग में ये याद रख लेना। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर, बड़े आसान नाम है यार, याद रह जाएंगे। फोटो भी दिखा दी अब तो आपको, तो फोटो देखने के बाद तो कुछ बोलने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, याद वैसे ही हो जाएगा आपको। याद हो गया होगा। हरमनप्रीत सिंह की जगह पर जमा जमनप्रीत सिंह है? नहीं बेटा, हरमनप्रीत सिंह ही है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। इन 4 को याद कर लिया, मतलब आपका पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड याद हो गया। अब हम टीचर याद कर लेते हैं, द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 का जो नियमित श्रेणी है उसमें ये 3 लोगों को मिला। कितने लोगों को? नियमित श्रेणी में 3 लोगों को मिला है। कौन कौन है? सुभाष राणा, दीपाली देश पांडे और संदीप सागवान, याद रखना। अब देखो, राणा, ये राणा जी वाले राणा है ना, फिर देश पांडे नाम है इनका, तो मैं केवल देश लिख देता हूं यहां से, मैंने यहां से ले लिया देश, यहां से ले लिया राणा, और ये लिख दिया संघ, है ना। तो अब क्या शब्द बना इससे, या आप ही बनाओ, मैं नहीं बना रहा हूं, मैंने केवल शब्द निकाल दिए। भाई राणा मतलब महाराणा, वही महाराणा प्रताप के साथ पूरा देश है, राणा के संग है पूरा देश, ऐसा बन जाएगा, राणा के संग पूरा देश। तो देखो यहां लिखो, यहां लिख दो इस शब्द को, राणा के संग पूरा देश, है ना। तो बस ये 3 नाम याद हो गए आपके, राणा के संग पूरा देश, तो राणा से हो गया कौन सा राणा? सुभाष राणा। फिर संग से हो गया संगवान, क्या नाम है? सांगवान, संदीप सांगवान। तो संग है राणा के संग, संग से संदीप सांगवान। और देश से देश पांडे, नाम याद हो जाए, देश पांडे। तो देश पांडे याद हो गया। देखो कितना, राणा के संग पूरा देश, कितना क्या बोलना था हमको, कोड करने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आप ही सेटिंग है उसमें, अपने आप कोड है ऑटोमेटिक। राणा के संग पूरा देश खड़ा है, भाई महाराणा प्रताप के संग तो पूरा देश खड़ा था ना उस समय, तो राणा के संग पूरा देश, याद रखना। तो वो हो गए अपने द्रोणाचार्य, याद रख लो कि राणा के संग पूरा देश, ये थी एक लाइन याद करनी है, राणा के संग पूरा देश, तो राणा के संग पूरा देश, राणा के संग पूरा देश, हाँ ठीक है बच्चा, ये इस तरीके से याद हो जाएगा। तो राणा से क्या नाम है? सुभाष राणा। संगवान, कौन सा संगवान? संदीप संगवान। और देश पांडे, कौन सा देश पांडे? दीपाली देश पांडे। 3 नाम है, क्या खेलते हैं? तो राणा जो है वो अपने वो लंगड़े हो गए हैं, राणा जो है वो पेरा निशानेबाज है, ठीक है। और दीपाली देश पांडे निशानेबाज हैं, और संदीप सांगवान जो है वो हॉकी खेलते हैं, याद रख लेना। अगर हम किसी के संग संग जा रहे हैं तो हाँ करनी ही पड़ेगी, तो संग संग जा रहे हो तो हाँ की करो। देश में आप निशाना मत लगाओ किसी पर, देश में किसी को निशाना मत बनाओ, तो देश पांडे निशाना, और राणा के संग पेरा निशानेबाज, ठीक है, याद हो जाएगा। बड़ा अच्छे से इसको याद कर लेना। याद हो गया, चलो आगे बढ़ो, अगले पॉइंट पे आते हैं। द्रोणाचार्य जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट भी है। द्रोणाचार्य 2 श्रेणियां हैं, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम जो है वो, एक का नाम है मुरली, क्या नाम है? मुरलीधरन, क्या नाम है? मुरलीधरन। और एक का नाम है अरमांडो एगर्लो पोलाको। तो इसका नाम तो आपको याद होगा नहीं, इसलिए क्या कर लो, मुरलीधर लो कल की, है ना, मुरली धर, ये पूरा नाम है मुरलीधर। और अब वो अवतार लेंगे, कौन सा अवतार लेंगे? मुरलीधर, अब कल की अवतार लेंगे। भाई कृष्ण भगवान का ही एक अवतार था मुरलीधर का,
धरी थी ना मुरली उन्होंने, कृष्ण को हम मुरलीधर भी तो कहते हैं। तो मुरलीधर अब इस कलयुग में आएंगे कल्कि अवतार में। कौन से अवतार में आएंगे? कल्कि अवतार में। तो पूरे लाइफ टाइम जो है वो याद हो जाएंगे आपको। दो नाम है, मुरलीधर और कल्कि, है ना। ये नाम है कालोकी, है ना। तो कालोकी से कालोको नाम है उसका, तो कालोको कल्कि, हमको तो आसान शब्द ढूंढना होता है। तो मुरलीधर अब किस अवतार में आएंगे? अब मुरलीधर कल्कि अवतार में आएंगे। ये आपको याद रखना है, अच्छे से याद हो जाए। रश्मि आपको याद हो गया होगा, आपके ही नाम पे एक अवार्ड है आजकल तो रश्मि आपको ये याद हो जाना चाहिए। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी जो है उसमें दो लोगों को मिला, एक मुरलीधर अब आएंगे कल्कि अवतार में, याद हो गया। और उधर हमने याद कर लिया राणा के संग पूरा देश। क्या याद किया? राणा के संग पूरा देश। तो आपको पहले हमने राजीव गांधी खेल रत्न या जिसका नया नाम मेजर ध्यानचंद है किस किस को मिला वो याद करा दिए। फिर मैंने द्रोणाचार्य आपको दोनों श्रेणी में याद करा दिए, दोनों वाले याद करा दिए। अब ये मुरलीधर क्या कहते हैं? मुरली आप बेड पे धर दो, मुरली कहाँ धर दोगे आप? बेड पे, है ना। और ये कल की जो अवतार है वो फुटबॉल है ना। कल की, कल फुटी, कल फुट गई थी, कल फट गई थी, कल की जो है वो फुटबॉल है, याद हो जाएगा। कल की अवतार में फुटबॉल खेलेंगे, हाँ कल की अवतार में भगवान फुटबॉल खेलेंगे, ऐसे याद कर लो, जैसे भी ये याद कर लो। अब हमारा अगला अवार्ड क्या बचा? अर्जुन अवार्ड बचा। चलो अर्जुन पे चलते हैं। तो भाई अब देखो अर्जुन अवार्ड जो है ना वो 34 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? 34 लोगों को। तो क्या आपको वो 34 नाम याद करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। तो फिर उसमें से कौन से नाम याद करने चाहिए? उन दो लोगों के नाम जिनको मध्य प्रदेश के होने के बाद अर्जुन मिला। तो मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के दो खिलाड़ी को अर्जुन मिला। भाई टोटल इस साल 34 लोगों को अर्जुन मिला। तो क्या आप वो 34 के नाम याद करोगे? दिमाग शून्य हो जाएगा अगर 34 के नाम याद कर लिए तो नहीं रहेगा याद। इसलिए मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ी, एक कपिल परमार और एक रूबीना फ्रांसिस, इन दोनों को नाम याद कर लो। ये है रूबीना, देखो उसके रूबीना, ये रुकीना, तो रूबीना रुकीना, तो रूबीना याद कर लो। और ये कपिल याद कर लो। तो कपिल पैरा खिलाड़ी है, कपिल जो है वो लंगड़ा लूला खिलाड़ी है, कपिल पैरा खिलाड़ी है। कपिल क्या खेलते हैं? तो कपिल जो है वो जूडो प्लेयर है। क्या है? जूडो, पैरा जूडो प्लेयर, याद रखना। इंडियन पैरा जूडो प्लेयर है कपिल। और ये भी जो है पैरा एथलीट है, पैरा पिस्टल शूटर है। क्या है? ये पैरा शूटर, याद रखना। ये शूटिंग करती है। और कपिल भी जो है वो जूडो खेलते हैं। दोनों पैरा खिलाड़ी हैं, मतलब जो दिव्यांग श्रेणी होती है उसके खिलाड़ी हैं दोनों के दोनों। और दोनों ही बहुत तेजस्वी, ओजस्वी और बहुत सुंदर, दोनों के दोनों खिलाड़ी, आप याद रखना। इसको अपने दिमाग में अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। क्या ये दोनों प्लेयर आप लोग याद कर लोगे? कपिल परमार और रूबीना फ्रांसिस। तो रूबीना फ्रांसिस जो है और कपिल परमार है, ये दो हमें याद करने हैं अर्जुन अवार्ड में। तो आपका नेशनल अवार्ड्स का और मध्य प्रदेश के अवार्ड्स का टंटा ही खत्म हो जाएगा। आपका जीवन सुधर गया भैया, यहाँ से कहानी खत्म होती है, नई कहानी शुरू करनी है। तो क्या अपने दिमाग में आप सब लोग बताओ अब मुझे कि क्या मैं आपको अभी तक ये सब जो चैप्टर्स मैंने आपको बोले थे वो याद करवा पाया? कपिल जो है वो क्या करता है? कपिल जो है वो पैरा जूडो प्लेयर है, याद रखना। कपिल जो है वो पैरा जूडो प्लेयर है। और जो रूबीना है वो शूटिंग प्लेयर है। तो ये शूटिंग प्लेयर और जूडो प्लेयर ऐसे याद कर लो, बस इतना। अपने दिमाग में बहुत सारा कचरा भरने की जरूरत नहीं है। इन 34 प्लेयर के नाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं चाहूं तो याद करा दूं, लेकिन मैं आपको याद कराऊं और आप पूरा भूल जाओ ऐसा वाला याद नहीं कराना चाहता, इसलिए अभी ऐसा वाला याद मत करो। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलेंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? तो अब मैं आपको अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, अब मैं आपको क्या करेंगे, एक एक खेल सेलेक्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्रिकेट खेलते हैं, फिर हम क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बात करेंगे। तो पहले हमने कुछ नहीं करना है, एक एक खेल, क्रिकेट, फिर हमने फुटबॉल, फिर हमने बैडमिंटन, फुटबॉल, फुटबॉल, ये क्रिकेट के बाद फुटबॉल, फुटबॉल के बाद बैडमिंटन, फिर बैडमिंटन के बाद टेनिस, फिर ऐसे टेनिस। इनके हमें पहले क्या करना है? तो क्रिकेट खेलने के लिए विश्व में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? विश्व की संस्था, फिर भारत की संस्था, और फिर मध्य प्रदेश की संस्था देख लो,
और फिर याद कर लो कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख प्रतियोगिता या भारत में कौन कौन सी या विश्व में कौन सी प्रतियोगिता होती है और वो कौन जीता है वो हम याद कर लेते हैं। तो क्रिकेट खत्म, ऐसे एक एक खेल करके हम सारे खेल पढ़ लेते हैं। क्या अपने दिमाग में ये पिक्चर बन गई कि करेंगे क्या भानु? जी सर, पूरी तरह से दिमाग में सेट हो गई। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख करके इन खिलाड़ियों के नाम रिवाइज कर लेना, एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटने वाला है, एक भी नहीं छूटेगा, टेंशन मत लो। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ उस खेल को पढ़ लेते हैं। तो अब हमें 2 खेल और पढ़ने पड़ेंगे। पहले एक ओलंपिक हुआ है अभी अभी 2024 में, पहले तो ओलंपिक पढ़ लो, फिर क्रिकेट पढ़ना शुरू करेंगे। पहले ओलंपिक पढ़ लो, फिर एशियन गेम्स पढ़ लो, फिर राष्ट्रमंडल पढ़ लो, और फिर क्रिकेट फुटबॉल ये पढ़ते हैं। खूब घुस घुस के नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी डिटेल पढ़ाता हूँ। पहले ओलंपिक की शुरुआत करते हैं। ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई थी। कहां से? एथेंस से। कहां से हुई थी? एथेंस से। याद रखना, एथेंस जो है वो यूनान का ही पूर्व नाम है। यूनान में एथेंस में इसकी शुरुआत हुई। आईओसी एक इंटरनेशनल संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? तो याद रखना, ये कब बनी थी? तो जब ये खेल शुरू हुए उसके पहले बनी थी। तो अगर 1896 में ये शुरू हुए तो 1896 में ये संस्था बनी, लेकिन ये पहले थोड़ी सी उस देश की व्यवस्थित संस्था बन चुकी थी 1885 में। दोनों ही साल याद रखना। इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। कहां पर है ये? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में इसका मुख्यालय है। पहली बार जब एक व्यक्ति ने इसको बनाया था, उसका नाम था पियरे दे कुर्बाटिन, इसलिए उसे ओलंपिक का जनक या ओलंपिक का पिता कहते हैं। ये भी याद रख लेना। अगला याद रख लेना, वर्तमान सदस्यों की संख्या 205 है। आधिकारिक इसकी भाषा फ्रांसीसी और अंग्रेजी है, और वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बाक है। हमें ये बातें अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। बहुत डीप में कभी एग्जामिनर नहीं जाता, केवल स्थापना का साल और उसका मुख्यालय ही पूछता है। चलो आगे बढ़ो। तो अब हम भारत में ओलंपिक कौन करवाता है उसकी बात करते हैं। भारत में भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे हम कहते हैं IOA, ये याद रख लेना। इसका जो मुख्यालय है वो ओलंपिक भवन नई दिल्ली में है। इसकी शुरुआत या स्थापना 1927 में हुई थी। दोराबजी टाटा, जो कि अपने रतन टाटा के परिवार के ही बुजुर्ग थे, उनका वो इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष पीटी उषा है, जिनको हम गोल्डन गर्ल कहते हैं या उड़न परी कहते हैं। सचिव इसके राजीव मेहता है, ये याद नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो हमने भारत की संस्था भी कर ली। अब मध्य प्रदेश में ओलंपिक भी कोई इंपॉर्टेंट संस्था होगी, तो मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय इंदौर नहीं है, जबलपुर है। याद रख लेना, इंदौर में उसकी एक ब्रांच है बस। तो याद रखना, मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में, जिसकी एक ब्रांच इंदौर में भी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रमेश मेंदोला है। कौन है? तो हमारा मध्य प्रदेश का मन जो है वो डोला, मंडोला मंडोला, मेंदोला मेंदोला, ऐसे याद हो जाए, है ना। लास्ट ओलंपिक जो खेल हैं वो 2020 में टोक्यो में हुए, और अभी 2024 में जो है वो कहाँ हुए? हम सबको याद है, पेरिस में हुए। पेरिस ओलंपिक उसे कहा जाता है। तो अभी वर्तमान में पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में वो ओलंपिक हुए 2024 में। हमें याद रखना है। सबसे अधिक बार ओलंपिक करवाने वाला देश कौन सा है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है इसको। अब हम याद आ जाते हैं जो वर्तमान पेरिस ओलंपिक हुआ उसके कुछ आंकड़ों पर। 2024 में पेरिस शहर, जो कि किसका? फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो पेरिस में होता है 2024 में। तो पेरिस ओलंपिक कहलाता है। पेरिस ओलंपिक फ्रांस ओलंपिक भी कहा जाता है कभी कभी। इसका शुभंकर फ्रीजेस था। तो फ्रांस में फ्रीजेस, फ्रांस से फ्रीजेस याद हो जाएगा। इसका शुभंकर क्या था? फ्रीजेस। इसका आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। क्या नाम था इसका आदर्श वाक्य? गेम्स वाइड ओपन, याद हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में भारत जो है वो टोटल 117 खिलाड़ियों के साथ पहुंचा था खेल खेलने के लिए। टोटल 16 खेल हमने खेले।
भारत की सबसे कम उम्र की जो लड़की खेलने गई थी वो तैराकी से थे, देसिंधु नाम का था, नाम क्या था उसका, देसिंधु, क्या नाम था, धनिधि देसिंधु। और सबसे उम्र दराज जो व्यक्ति गया था उसका नाम रोहन बोपन्ना था, जो टेनिस खेलने गया था। ये दो लोगों के नाम आपको यहाँ से याद करने हैं। अगले वाले पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या याद करना है, इस ओलंपिक में किस देश ने कितने मेडल जीते। तो सबसे टॉप पे कौन रहा, सबसे टॉप पे रहा अमेरिका। कौन रहा, अमेरिका। दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पर जापान। तो ये याद कर लेना, अमेरिका का एक ले लेते हैं, सी एच का, चीन का सी ले लेते हैं और जापान का जे ले लेते हैं ना। तो ऐसे जीत गया वो, तो आप याद कर लो कि ऐसे ही जीत गया, ऐसे जीत गया, ऐसे जीत गया, ऐसे जीत गए अमेरिका वाले, ऐसे ही जीत गए, है ना। भारत का इसमें स्थान कौन सा रहा, तो भारत 71 प्लेस पर रहा। कौन से नंबर पे रहा भारत, 71 प्लेस पे, 71 स्थान था भारत का। भारत ने कितने मेडल जीते, तो भारत ने एक तो रजत पदक जीता और हमने 5 जो है वो टोटल कांस्य पदक जीते। कांस्य माने कि हिंदी में कांस्य होता है ना, कांस्य माने ब्रॉन्ज और सिल्वर। तो एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हमने यहाँ जीते, मतलब टोटल हमने 6 पदक जीते, इसलिए हमारा नंबर हो गया 71। ये दिमाग में छाप लेना अच्छे से। टोटल हमने 6 पदक जीते, एक हमने सिल्वर मेडल जीता और बाकी के सारे ब्रॉन्ज हैं, तो लोड लेने की जरूरत नहीं। एक रजत को याद कर लो तो बाकी जो है वो रजत नीरज चोपड़ा को मिलता है। याद करो ये 6 प्लेयरों के नाम कौन कौन से हैं, तो ये तो एक मनु भाकर हमें याद हो ही गई है, ये मनु भाकर। तो मनु भाकर और सरबजीत सिंह, इन दोनों को साथ में एक मेडल मिला और एक मनु भाकर को अकेले मिला। तो अगर मनु भाकर को हमने रट रखा है कि वो शूटिंग करती है, तो ये दोनों मिलकर भी शूटिंग ही तो करेंगे। अगला भारत, स्वप्निल कुशाले, क्या नाम है, स्वप्निल कुशाले, ये भी शूटिंग करते हैं और इनको भी कांस्य से मिला। भारत की हॉकी टीम जो है वो उसने स्पेन बनाम भारत में मैच में अपने आप को स्टेब्लिश किया और कांस्य पदक जीता उसने। नीरज चोपड़ा है, अकेला प्लेयर है जिसको रजत पदक मिला है, भाला फेंक करता है। क्या करता है, भाला फेंकता है। नीरज क्या करता है, नीरज, नीरज रोज रोज भाला फेंकता है। क्या फेंकता है, भाला फेंकता है। अमन सहरावत, अमन सहरावत जो है वो पुरुषों के 57 किलो की कुश्ती करता है। अमन के माथे पर सहरा बांध दो, 57 किलो की कुश्ती लड़ा। तो याद रखना, अमन ने क्या किया, कुश्ती लड़ी, बाकी सब ने निशाना लगाया और नीरज ने क्या किया, भाला फेंका। बस इतना सा ये प्लेयर्स के नाम याद कर लो, बहुत डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन केवल इतना ही बनता है कि अमन सहरावत क्या करते हैं, तो अमन सहरे पर, सर पर क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं। अमन के सिर पर कुश्ती कर लो, है ना। तो बस इतना ही याद रखो। हमारा ओलंपिक का चैप्टर जो है वो क्लोज। ओलंपिक में एक छोटा हिस्सा और है जहां भारत खूब अच्छा प्रदर्शन करके आया, उसका नाम होता है पैरालंपिक। पैरालंपिक मतलब जो दिव्यांग श्रेणी के खिलाड़ी होते हैं उनका ओलंपिक। तो जब हमारा ओरिजिनल वाला ओलंपिक खत्म हो जाता है ना, उसके एक दिन बाद शुरू होता है उसी जगह पर उसी टाइप का एक और खेल जहां दिव्यांग खिलाड़ी खेल खेलते हैं, और वो कहलाता है पैरालंपिक। तो अब हम जो पैरालंपिक है, पैरालंपिक जो है पेरिस पैरालंपिक या पेरिस में हुए पैरालंपिक की बात कर लेते हैं। पैरालंपिक मतलब पैरालंपिक मतलब पैरा ओलंपिक है ना, पैरा ओलंपिक मतलब पैरा खिलाड़ियों का, दिव्यांग खिलाड़ियों का ओलंपिक। सेट हो गया। ये कौन सा संस्करण था, 17वां। ओपनिंग समारोह और क्लोजिंग समारोह में मतलब नहीं है, कुल 22 खेल थे, कुल खिलाड़ी 4400 थे। ओवरऑल बता रहा हूँ, भारत का नहीं बताया ना। भारत इसमें 18वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा, तो देखो वहां हमारा 71 स्थान था, तो इस 1 को हमने आगे लिया और फिर एक और जोड़ करके 8 लिख दिया, तो 18वें स्थान पर भारत रहा। भारत ने कुल जो है वो 29 मेडल जीते, 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक। तो खूब खिलाड़ी, 29 के नाम याद कर नहीं पाएंगे हम, इसलिए छोड़ देंगे। तो ये याद कर लेना कि भारत ने यहाँ बहुत खतरनाक प्रदर्शन किया। टोटल हम 18वें स्थान पर रहे और इस एक में दो, एक और जोड़ो तो एक का 2 बनता है और 8 में एक जोड़ो तो 9 बनता है। तो 18वां स्थान हमें मिला 29 मेडल जीतने पर। कितने मेडल जीतने पर, 29। उसमें हमें 7 स्वर्ण पदक मिले, 9 रजत पदक मिले
और 13 कांस्य पदक मिले, सारे जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा। इतने हमें मेडल मिले, सब रट्टा नहीं मारना है। आगे बढ़ो, ये जो गोल्ड जीतने वाले प्लेयर थे उनके नाम बस हम याद कर लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आपको याद रखना है अवनी लेखरा। क्या करना है? अवनी लेखरा। सुमित अंतिल, क्या नाम है? सुमित अंकल है ना, सुमित अंकिल। और नितेश कुमार, हरविंदर सिंह, धर्मवीर सिंह, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह। बस इतने नाम आप याद कर लो। ये 7 नाम हमें एक बार रीड बस कर लेने हैं ताकि हम याद कर पाए। क्या करना है? अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, नितेश कुमार, हरविंदर सिंह, धर्मवीर सिंह, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह। बस अपने दिमाग में इतने ही नाम याद रह जाए। अपने दिमाग में ये बहुत क्लियरली मन में सेट हो जाने चाहिए। खूब रट्टा मत मारो, केवल रीड ऑन करो और आगे बढ़ो। यहाँ से चुन चुन कर प्रश्न नहीं आता। पैरालंपिक खेलों में सबसे पहले स्थान पर रहा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब चीन जो है वो पहले पर रहा। ब्रिटेन जो है वो सेकंड पर रहा और थर्ड पर अमेरिका रहा। और भारत जो है वो 18वें स्थान पर रहा। भारत ने 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 कांस्य पदक के हिसाब से टोटल 29 मेडल जीते और भारत 18वें स्थान पर रहा। दिमाग में ये सेट कर लेना। तो ओलंपिक की पिक्चर होती है समाप्त। ठीक है, इसमें से प्रश्न बनता है कि अगला वाला ओलंपिक कहाँ होगा। तो देखो 2024 का जो ओलंपिक था वो कहाँ हुआ? वो पेरिस फ्रांस में हुआ। 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजिलस में होगा। कहाँ होगा? और लॉस एंजिलस जो है अमेरिका का शहर है, मतलब अमेरिका में होगा। और अगला वाला 2032 का जो ओलंपिक है वो ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन। याद रख लेना। कैसे याद रखोगे? पेरिस जो है, मतलब पेरिस, पेरिस शब्द पर याद फोकस करो। ये देखो पेरिस है ना, पेरिस, पेरिस। और यहाँ लॉस एंजिलस, तो अब पेरिस, लॉस और ये तीसरा है बेन, है ना। अब देखो शब्दों को जोड़ो। पहला पेरिस है ना, तो पैर फिसला, ये पैर फिसला तो आदमी मर गया, उसकी लाश हो गई, मतलब वो लॉस हो गया, उसका क्या हो गया? लॉस। और उसका ब्रेन भी डेड हो गया। क्या हो गया? तो भाई जब किसी का पैर फिसलता है तो क्या हो जाता है? उसका लॉस हो जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है। तो लॉस बन गया, वो ब्रेन डेड हो गया उसका। याद रख लेना, ये पैर फिसला तो लॉस बन गया और ब्रेन डेड हो गया। मेरे जैसे देखने की कोशिश किया करो, चीजें याद हो जाती है ना। तो पेरिस, लॉस एंजिलस और ब्रिस्बेन, ये तीनों याद हो जाए आपको, दिमाग में सेट हो गया। 33वां ओलंपिक, 34वां ओलंपिक और 35वां ओलंपिक। अब आते हैं एशियन गेम्स पे। तो एशियन गेम्स जो है वो पूरे एशिया का गेम्स है ना। अब एशियन गेम्स 2024 में नहीं हुए, ये तो 2023 में हुए थे। तो इसकी डिटेल मैं आपको बता नहीं रहा हूं, आप अपने मन से इसको पढ़ेंगे। इसका पीपीटी बना करके आपको दिया जा रहा है, एक बार रीड बस कर लेना। भारत इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कुल 29 मेडल इसमें भी हमने जीते थे, जिसमें 6 हमने स्वर्ण पदक जीते, 14 हमने कांस्य पदक जीते और टोटल हमने 29 मेडल यहाँ पर जीते। याद रख लेना। एशियन गेम्स की डिटेल पर मैं नहीं जाऊंगा, वो आपको रीड ऑन करनी है। मैं केवल मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों का नाम यहाँ बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, पूजा वस्त्राकर। क्या नाम है? पूजा वस्त्राकर क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट खेलती है। नेहा ठाकुर ये सेलिंग करती है और तुलिका मान ये जूडो खेलती है। ये तीनों प्लेयर आपको घोटा घोट करके रखने हैं। पूरा एशियन गेम्स मत रटो, याद नहीं रहेगा। लेकिन वहां से केवल 3 प्लेयर हमको याद कर लेने हैं जो कि 3 स्वर्ण पदक जीत कर लाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये नेहा ठाकुर याद रखनी है ना। नेहा ठाकुर, तुलिका मान और पूजा वस्त्राकर। तो पूजा क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है ना। भाई भारत में क्रिकेट के लिए पूजा करते हैं लोग, क्रिकेट की पूजा करते हैं, क्रिकेट खेलने वालों की पूजा करते हैं। फिर नेहा ठाकुर सेलिंग खेलती है, सेलिंग करती है ना। और ये जो तुलिका मान है जूडो खेलती है। अब हम एक एक खेल की बात करते हैं, कर ले शुरू एक एक खेल की। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रिकेट की जब बात करेंगे तो क्रिकेट में पहले अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है वो देखेंगे, फिर भारतीय संस्था कौन सी है
और फिर मध्य प्रदेश की संस्था कौन सी ये देखेंगे, और फिर देखेंगे कि कौन सी प्रतियोगिता हुई पिछले साल, जैसे 2023-24 वाला जो 24 है उसमें वर्ल्ड कप हुआ, तो उसके थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। तो क्रिकेट पे आ जाएं, क्रिकेट की बात करते हैं। चलो, क्रिकेट को पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखरेख करने वाले संस्था का नाम है आईसीसी। क्या नाम है फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो याद रखना, लंदन में हुई थी। कहां हुई थी भाई? पहले एक जगह हुआ करती थी, एक स्टेडियम हुआ करता था, वो जो जगह थी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, तो लंदन में इसका मुख्यालय होता था। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय 2005 में दुबई में शिफ्ट कर दिया गया। कहां शिफ्ट कर दिया गया? दुबई में। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है? वो दुबई में है, याद रख लेना। और इसके बारे में डिटेल के लिए आपको केवल इतना याद रखना है, वर्तमान में प्रमुख कौन है, इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी। तो वर्तमान में प्रमुख इसके ग्रेग बार्कले हैं। बस इतनी सी डिटेल याद रख लो। भारत में क्रिकेट कौन देखता है? तो भारत में बीसीसीआई देखता है। क्या कौन देखता है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। क्या फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में तमिलनाडु चेन्नई में हुई, और बाद में इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम, उसके बाहर एक बड़ा सा ऑफिस है और वही इसका भी ऑफिस है वानखेड़े स्टेडियम में। वर्तमान में प्रमुख रोजर बिन्नी है और इसके सचिव जय शाह है। बस इतना अपने दिमाग में सेटिंग जमा लो। फिर मध्य प्रदेश पे आते हैं। मध्य प्रदेश में क्रिकेट खेलने के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ है, जिसको हम शॉर्टकट में एमपीसीए कहते हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, है ना। 1940-41 में इसकी स्टेब्लिशमेंट होता है, और जब ये बनाया जाता है इसका नाम होता है होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। क्या नाम था? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। 1956 में जब मध्य प्रदेश का निर्माण होता है तो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदल करके एमपीसीए कर दिया जाता है। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो ऑफिस है, वो होलकर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर एक बड़ा सा केबिन है, वहां पर है। और इसका मुख्यालय यूं बोलेंगे तो इंदौर में हो जाएगा, याद हो जाएगा। वर्तमान प्रमुख अभिलाष खांडेकर है। क्या नाम है? अभिलाष खांडेकर, रट्टा मार लो। अब आते हैं नोवा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, ये यहां से याद करना शुरू करो। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ। कहाँ हुआ था भाई वर्ल्ड कप? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। और किसने जीता? इंडिया ने जीता। इंडिया ने दूसरी बार इसको जीता। पहली बार जब MS धोनी कप्तान हुआ करते थे तो हमने जीता था, और वर्तमान में अब हम वापिस से जीत गए रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में। तो अभी कौन कप्तान है? रोहित शर्मा। और पहले कौन था उस समय? MS धोनी, याद रखना। उप विजेता जिसको हमने हराया, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके इंडिया जीता। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिलता है और प्लेयर ऑफ द मैच भी मिलता है। तो प्लेयर ऑफ द खिलाड़ी मतलब उस मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। और पूरी सीरीज सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, याद हो जाएगा। बस इतनी सी डिटेल अपने दिमाग में डालो। अगला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? अगला T20 वर्ल्ड कप भारत में ही होगा, भारत और श्रीलंका में मिलकर होगा। ये वाला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ। रट्टा मारने में इतना सफिशिएंट है। आगे बढ़ जाते हैं। आईपीएल भी क्वेश्चन बनाने के लिए काफी होता है। आईपीएल 2024 में हुआ, वो कौन से नंबर का था? 2017 में, सॉरी 2017 नहीं, 17वां नंबर के था। अभी 2025 में भी आईपीएल शुरू हो जाएगा मार्च महीने में, लेकिन आपकी परीक्षा हो चुकी होगी तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 10 टीमें होती हैं। जो विजेता रहा आपको केवल उसी का नाम याद रखना है। तो आईपीएल 2024 जो था उसमें कौन विजेता रहा? उसमें कोलकाता नाइट राइडर जो है वो विजेता रहा। तो आपको तो बस कोलकाता नाइट राइडर का नाम याद रखना है। और किसको हराकर? तो सनराइजर हैदराबाद को हरा करके कोलकाता जीता। ऑरेंज कैप एक अवार्ड होता है जो मिलता है। ऑरेंज मिला विराट कोहली को कि जा अपने बेटी को, बच्चे को खिला देना। पर्पल केप मिला हर्षल पटेल को। किसको मिला? विराट कोहली और हर्षल पटेल। ऑरेंज केप और पर्पल केप, ये दो नाम याद कर लो। बाकी सब छोड़ दो, इस पूरे पन्ने पे क्या लिखा है आपको मतलब ही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। कुछ मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट में योगदान देते हैं, उनके नाम फिर से बता देता हूँ। वेंकटेश अय्यर इंदौर के हैं, ये वेंकटेश अय्यर। अवधेश खान, आपको याद रह जाए, अवधेश खान। फिर कुलदीप सेन, फिर अरशद खान, फिर रजत पाटीदार, ये आईपीएल खेलते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आशुतोष शर्मा, अनिकेत वर्मा, माधव तिवारी। बस इतने नाम याद कर लो क्रिकेट में, क्रिकेट का टंटा होता है खत्म। ठीक है, क्रिकेट में इतनी ही बातें याद करनी है। अगला खेल है बैडमिंटन। कौन सा खेल करते हैं? बैडमिंटन। बैडमिंटन को पूरे विश्व में संभालने वाली संस्था है विश्व बैडमिंटन संघ। क्या नाम है? विश्व बैडमिंटन संघ, जिसके प्रमुख जो हैं, जिसका मूल नाम है BKLF कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? BKLF, है ना। स्थापना इसकी हुई थी 1934 में, 1934 में। लेकिन जो पुरानी संस्था थी उसका पुनर्गठन 2006 में हुआ। तो कहीं कहीं पर 2006 भी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन आपको एग्जाम में 1934 आंसर करना है। इसका मुख्यालय जो है वो मलेशिया नाम का जो देश है, मलेशिया, उसकी राजधानी है कुआलालंपुर, वहां पर है। तो याद रखना, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इसका जो है मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। भारत में बैडमिंटन की देखरेख करने के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना भी सेम टाइम 1934 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हेमंता बिस्वा शर्मा इसके प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में भी बैडमिंटन के लिए एक संस्था है, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1946 में पहली बार जो सागर में हरिशोन गौर विश्वविद्यालय था उसमें हुई थी। लेकिन वहां कि एक कॉलेज के एक कमरे में इसको एस्टेब्लिश करने के बाद कुछ समय बाद इसको जबलपुर ट्रांसफर किया गया। 1998 में जबलपुर से फिर इंदौर इसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो वर्तमान में बैडमिंटन का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो इंदौर में है, याद रखना। और अनिल चोगले इसके प्रमुख हैं। बस अपने दिमाग में इतनी ही बात याद रख लो। फिर 2 पोस्ट पे है। चलो, हाँ, बहुत सारे लोग 2 पोस्ट पे होते हैं बच्चा, दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बैडमिंटन में आपको 2 कप और ट्रॉफीज के नाम याद करने हैं। एक होता है उबेर कप और एक होता है थॉमस कप। याद रखना, थॉमस कप और उबेर कप अंतरराष्ट्रीय 2 वर्ल्ड कप जैसे वो है, मैच है, जो हर 2 साल में होते हैं। उबेर कप किसने जीता? चीन ने। थॉमस कप किसने जीता? चीन ने। और कहाँ हुआ? तो थॉमस कप भी चीन में हुआ, उबेर कप भी चीन में हुआ। थॉमस कप किसने जीता? चीन ने जीता। उबेर कप किसने जीता? चीन ने जीता। किसको हराकर जीता? तो दोनों ही इंडोनेशिया को हराकर जीते गए। तो इंडोनेशिया को हराकर चीन ने थॉमस कप जीता 2024 का। किसने जीता? चीन ने। और इंडोनेशिया को ही हरा करके उबेर कप जीता 2024 का। किसने जीता? चीन ने। तो बस कहानी खत्म हो जाती है बैडमिंटन की। नेक्स्ट गेम पर आते हैं। चलो नेक्स्ट खेल पर चलो, टेनिस की बात करते हैं। टेनिस के लिए पूरे विश्व में एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। स्थापना 1913 में हुई थी। इसका पुराना नाम इंटरनेशनल लॉन टेनिस फेडरेशन था। अब 2016 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन कर दिया गया। इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है और वर्तमान प्रमुख डेविड हैंगरी है। प्रमुख याद नहीं करोगे तो चलेगा। भारत में टेनिस कौन देखता है? तो भारत में इसकी जो संस्था है वो अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है। अखिल भारतीय टेनिस संघ। स्थापना हुई 1920 में। खन्ना टेनिस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके प्रमुख अनिल जैन है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही एक संस्था है जो कि मध्य प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इंदौर में इसका अभय खेल प्रशाल नाम का जो ग्राउंड है वहां इसका मुख्यालय है। और आज हमने एक व्यक्ति का नाम पढ़ा था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के टाइम पे, वो किसे मिला? अनिल धूपर को मिला। किसको मिला? अनिल धूपर को मिला। तो ये याद रख लेना, अनिल धूपर जो है ये कौन है? ये मध्य प्रदेश की जो टेनिस एसोसिएशन है उसके प्रमुख हैं। तो ये दिमाग में सेट रहे, अनिल धूपर टेनिस एसोसिएशन के हैं। अब टेनिस के पूरे विश्व में 4 प्रतियोगिता होती है, जिनको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, चारों हो चुकी हैं। कौन जीता? तो याद रखना, एक होता है पुरुष विजेता
और एक होता है महिला विजेता, है ना। और फिर होता है एक युगल विजेता। तो युगल में तो जब कोई भारतीय पहुंचता है तो हम याद करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो रोहन बोपन्ना है, उन्होंने, याद रखना, रोहन बोपन्ना जो है वो विजेता रहे थे संयुक्त रूप से, मतलब युगल खेल में। और पुरुषों में अलग आदमी है, महिला में अलग आदमी है, और रोहन बोपन्ना एकमात्र भारतीय जो इन सब में से किसी एक चीज को जीत पाए 2024 में, वो रोहन बोपन्ना है। तो ये रोहन बोपन्ना का फोटो लगा रखा है, इनको अच्छे से याद रख लेना। पुरुषों में और महिलाओं में कौन जीता, तो एग्जाम में प्रश्न आता है, फ्रेंच ओपन पुरुष प्रतियोगिता कौन जीता, फ्रेंच ओपन महिला प्रतियोगिता कौन जीता। तो हम एक काम करते हैं, इनके नाम ही याद कर लेते हैं सारे के सारे। चलो याद कर ले, चलो ठीक है। सबसे पहला नाम है जनानिक सीनर। क्या नाम है? जनानिक सीनर, है ना। तो ये जो सीनर नाम है, फिर कार्लोस अल्कराज, फिर कार्लोस अल्कराज, और फिर जनानिक सीनर। तो इसको मैं याद करने के लिए ऐसे कर लूं, सबसे पहले प्रतियोगिता होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होती है फ्रेंच ओपन, फिर होती है विंबलडन ओपन, और फिर होती है अमेरिकन ओपन। तो इसको मैं अफवाह शब्द से डिनोट कर दूं, मतलब तुमने दिमाग में याद करने के लिए मैं अफवाह कह दूं कि ए फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन एस ने जीता है। किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन एस ने जीता, सीनर ने। और ए अमेरिकन ओपन भी एस ने जीता है, सीनर ने। ठीक है। अब एफ फॉर फ्रेंच ओपन होता है, तो ये याद रखना, एफ जो है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, और डब्ल्यू भी कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो कोड बन गया एक प्रकार से। खेलों को याद कर लो, जमा लो। ए फॉर ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ फॉर फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू फॉर विंबलडन ओपन, ए फॉर अमेरिकन ओपन। ठीक है। ये जीता एस ने, तो आगे पीछे एस, बीच बीच में के। तो आगे पीछे एस मतलब कि क्या नाम है? सीनर। क्या नाम है? एस फॉर सीनर, ये वाला सीनर। और के फॉर कार्लोस अल्कराज, फिर के फॉर कार्लोस अल्कराज, और जे फॉर सीनर, है ना, एस फॉर सीनर। दिमाग में ये सेट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, यहां देखो, यहां ए फॉर ऑस्ट्रेलियन था तो मैंने यहां भी ए लिख दिया, फिर यहाँ ए फॉर अमेरिकन था तो यहां भी मैंने ए लिख दिया। ठीक है। लिख दूं मैं, ऐसा कर सकता हूं कि यहाँ ए था तो मैंने यहाँ ए कर दिया, यहाँ ए था तो मैंने यहाँ ए कर दिया। तो ये ए क्या है? ये एरिना सबलेंका है। क्या नाम है इसका? एरिना सबलेंका। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन महिलाओं में किसने जीता? एरिना सबलेंका ने जीता। फिर यहाँ है ईगा स्वेटिका। तो ये ईगा स्वेटिका, तो एफ को मैं ई बना दूं थोड़ा सा घुमा घुमा करके, तो ये एफ को मैं ई बना देता हूँ। ये एफ लिखा था, इसको मैंने ई कर दिया। तो फ्रेंच ओपन ई ने जीता है, एफ फॉर फ्रेंच ओपन ई ने जीता, ईगा स्वेटिका। और ये है विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन है ना, बी फॉर विंबलडन भी बोलते हैं, विंबलडन को विंबलडन करते हैं, तो विंबल से बारबोसा नाम याद हो जाएगा, बारबोरा क्रोजिकोवा। ये नाम थोड़े खतरनाक हैं, लेकिन याद करना आसान हो जाएगा जब मैंने आपके दिमाग में ये वाला सेटिंग जमाया है। तो एस एस के क्या याद करना है? एस के याद करना है ना। अब सरल करने के लिए किस किस याद कर लो, किस किस, वो गाना है ना, किस 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 किसी की, वो वाला गाने को याद कर लो। तो देखो ये क्या है? के एस के एस के एस के एस, याद हो जाएगा, आसान है याद करना। फिर ए ई बी ए, है ना। तो ये भी याद कर लो, किस 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 किस, ये भी ये भी किस 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 किस, बस इतना ही तो याद करना है। एस के, देखो, किस 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 किस, ये याद कर लिया। फिर ये भी ऐसे याद करो तो बड़ा आसान है। ये भी, है ना। ये भी ऐसे बोलो, ये भी, है ना, ये भी। ठीक है। बस अब ये दिमाग में सेट रहेगा, किस 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 वाला जो गाना है उससे याद हो जाएगा। वो पुष्पा मूवी में गाना फोटो खींचने के टाइम पे किसी किसी करवाता है ना, उसी पे वो गाना बना, और उसी से मैंने एक कोट बना दिया, आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है शतरंज। शतरंज का जो पूरे विश्व में संभालने वाली संस्था है, उसका नाम है फीडे। क्या नाम है? फीडे। फीडे मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेस। क्या नाम होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी चेस। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड लुसाने में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड लुसाने। इन्हें इसकी स्थापना 1924 में पेरिस फ्रांस में हुई थी। पूरी डिटेल याद मत रखो। वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है वो भारतीय हैं, विश्वनाथन आनंद। तो हमें ये रट्टा मार कर रखना है, पूरे विश्व की जो संस्था है चेस की, उसका उपाध्यक्ष जो है वो भारत का है, जिसका नाम है विश्वनाथन आनंद।
याद रख लो। भारत में चेस खेलने के लिए चेस एसोसिएशन है, सॉरी मध्य प्रदेश में चेस एसोसिएशन है जिसका नाम है MPSLC, मध्य प्रदेश स्टेट लेवल चेस एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। कपिल सक्सेना इसके प्रमुख हैं। अब ये जो फीडे नाम का जो संस्था है वो दो प्रतियोगिता कराता है, एक फीडे वर्ल्ड कप होता है और एक शतरंज चैंपियनशिप होती है। तो फीडे वर्ल्ड कप 4 साल में होता है जो 2023 में हुआ था और अब 27 में होगा। इसका आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ था। वहां पे मैग्नस कार्लसन नाम के जो व्यक्ति हैं रूस के, नॉर्वे के, उन्होंने पूरी प्रतियोगिता को जीता और भारत के आर प्रज्ञानंद दूसरे नंबर पर रहे थे। दूसरा नंबर पे भी पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस फीडे प्रतियोगिता या फीडे नाम का जो वर्ल्ड कप होता है उसमें भारत सेकंड नंबर पे रहा। यह हर 4 साल में एक बार होती है। एक होती है विश्व शतरंज चैंपियनशिप, यह हर साल होती है, जो कहाँ हुई 2024 में, ये सिंगापुर में हुई। और अपना जो डी गुकेश आपको पढ़ाया ना हमने, जो जो डी गुकेश ने क्या जीता है इस साल, उसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला। तो क्यों मिला अब रीजन समझ में आएगा कि डी गुकेश पहली बार कोई भारतीय वर्ल्ड शतरंज चैंपियन जीत, खैर इससे पहले हमारे विश्वनाथन आनंद ये झंडा गाड़ चुके हैं तो उनको भी मिला था जब उन्होंने जीता था। ये डी गुकेश ने जो है वो शतरंज चैंपियनशिप जीती है चीन को हराकर। 15वां 45वां शतरंज ओलंपियाड भी होता है जिसमें भी भारत ही विजेता रहा। आपको इस तरीके से अपने दिमाग में शतरंज की चैंपियनशिप याद करनी है। और आगे बढ़ते हैं, अब फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल का जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसको फीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फीफा। फीफा का प्रमुख मुख्यालय कहाँ है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, मतलब फीफा होता है ना, इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। प्रमुख कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। बहुत अच्छे से ये याद हो जाए। यंगेस्ट है डी गुकेश, हाँ बच्चा, यंगेस्ट बच्चा है। आगे, भारत में फुटबॉल को गवर्न करती है फुटबॉल एसोसिएशन इंडिया, है ना। उसका स्थापना 1937 में दिल्ली में हुआ। कल्याण चौबे इसके प्रमुख हैं और वर्तमान में कप्तान सुनील छेत्री जो है वो क्या कर चुके हैं? रिटायर हो रहे हैं। तो नाम याद रख लेना, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। मध्य प्रदेश में भी जबलपुर में मध्य प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय है। इससे ज्यादा हमारे एग्जाम में आने का चांस रखता है विचारपुरा, है ना। विचारपुरा जो गांव है इसे मध्य प्रदेश का ब्राजील कहा जाता है। किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा मध्य प्रदेश का ब्राजील किसे कहा जाता है? विचारपुरा नाम के गांव को, क्योंकि मध्य प्रदेश के इस विचारपुरा गांव में 100 से ज्यादा संस्थाएं हैं फुटबॉल के लिए। बहुत समर्पित गांव है, इस गांव के हर बच्चा फुटबॉल खेलता है, इसलिए विचारपुरा को मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील कहा गया। याद रख लेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको मन की बात में भी कहा था। अब फुटबॉल की जो प्रतियोगिता होती है उसमें प्रमुख है यूरो कप। यूरो कप कौन जीता? क्योंकि भारत तो इनको किसी को भी जीता ही नहीं है, इसलिए याद करने की बहुत जरूरत तो नहीं है। लेकिन हम देख लेते हैं फीफा विश्व कप जो है वो अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप, जो कि 2022 में हुआ था। अगला फीफा जो है वो 2026 में होगा। तो फुटबॉल का हम कुछ भी नहीं जीते हैं, इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। ये पन्ना केवल रीड भर करने का था। पोलो नाम का एक खेल होता है। पोलो की विश्व में एक संस्था होती है फेडरेशन इंटरनेशनल पोलो, है ना। पोलो फेडरेशन या इंटरनेशनल पोलो फेडरेशन, है ना। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में इसका मुख्यालय है। भारत में भी इस संस्था की स्थापना 1892 में सेम टाइम या उसके भी पहले हो चुकी थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मनोज पांडे इसके प्रमुख हैं। बहुत डीप में मत जा, मध्य प्रदेश में इसका कोई संस्था है नहीं, मध्य प्रदेश के प्लेयर इसको खेलते भी नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं? गोल्फ की बात करते हैं। तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन जो है उसकी स्थापना 1958 में लुसाने स्विट्जरलैंड में हुई थी। अग्निका जो है सोरेनाथम इसके प्रमुख हैं। भारत में भी गोल्फ खेलने के लिए भारतीय गोल्फ फेडरेशन 1955 में बनाया गया। नई दिल्ली में उसका मुख्यालय है और ब्रजेंद्र सिंह इसके प्रमुख हैं। खूब डीप में मत जाओ क्योंकि मध्य प्रदेश उसमें आता नहीं, कभी मध्य प्रदेश इस खेल को खेलता नहीं। एक तैराकी महासंघ भी है। तो पूरे विश्व में तैराकी कराने वाली जो संस्था है उसका नाम है फीना। क्या नाम है? फीना।
फीना का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी, लुसाने में, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। भारतीय तैराकी महासंघ भारत की आजादी के समय बना, जब गुजरात में इसका मुख्यालय है, अहमदाबाद में। ये एकमात्र ऐसा संस्था है, देखो मैं बता रहा हूं, भारत की जितनी भी खेल संस्थाएं हैं सबका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्रिकेट का, अब उसके अपवाद, क्रिकेट जो है उसका मुख्यालय मुंबई में है, याद रख लेना। जो शतरंज का भारतीय संस्था है उसका मुख्यालय चेन्नई में है। और जो तैराकी का भारतीय संस्था है, तैराकी के लिए भारत का संस्था है, उसका मुख्यालय याद रख लेना अहमदाबाद में है। तो इन तीन को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे जो खेलों के मुख्यालय हैं भारत के, वो सब नई दिल्ली में है, रट्टा मारने के लिए, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। कबड्डी के लिए 2024 में प्रो कबड्डी लीग हुआ, उसे किसने जीता? हरियाणा ने जीता। बस इतना सा याद रख ला। 2014 में 11वां कबड्डी का प्रो कबड्डी लीग हुआ, जिसको हरियाणा ने जीता पटना को हराकर। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप हुई 2024 में, जिसे इंग्लैंड में आयोजित किया गया और कराइन विल्सन इसको जीते। भारत का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए रटने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था 2024 में, भारत तो जीता ही नहीं, लेकिन हुआ भारत में नहीं, आयोजन तो ओमान में हुआ। तो बस ये याद रख लेना, भारत इसका कोई जीते विजेता की लिस्ट में है नहीं। लेकिन महिलाओं का जो विश्व कप था, हॉकी महिला विश्व कप, उसमें भारत जो है वो सेकंड रनर अप रहा, मतलब विजेता तो नीदरलैंड था। भाई पुरुष में भी नीदरलैंड है और महिला में भी नीदरलैंड है, रट्टा मारने के लिए कर लो। लेकिन महिलाओं में भारत की जो टीम है वो फाइनल तक पहुंची थी। फाइनल में भले वो नीदरलैंड से हार गई, लेकिन फाइनल तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात थी ये भारतीय टीम के लिए। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ये महिला वाला हॉकी विश्व कप याद कर लेना। एशिया, अब कौन सी प्रतियोगिता कब होगी वो याद कर लेते हैं। हमने ओलंपिक याद कर लिया, ओलंपिक अभी हुआ पेरिस में, अगला कहाँ होगा? अगला होगा एंजिलस में, लॉस एंजिलस में, और उसके बाद ब्रिस्बेन में होगा। राष्ट्रमंडल खेल की अगर बात करूं और एशियन गेम्स की बात करूं तो थोड़ी सी डिटेल याद कर लो। ये बस रटने का, एक बार रीड करने का काम है, इनको बहुत देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमें क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी की प्रतियोगिता कहाँ होगी। देखो, विश्व कप क्रिकेट जो है वो भारत में होगा, ठीक है। और 2023 वाला ये हो चुका है, और अगला वाला जो है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगला वर्ल्ड कप होगा 2027 में। क्रिकेट खत्म। हॉकी, हॉकी जो अभी वाला हुआ है वो भारत में हुआ है, और अगला वाला जो है वो नीदरलैंड में होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में मिलाकर। फुटबॉल जो है वो तो भारत में कभी होता ही नहीं है, तो फुटबॉल वाला अगला जो फीफा होगा वो कहाँ होगा? 2026 में। वो यूएसए, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको सब में मिला करके, मतलब पूरा उत्तर का वो जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है उसके पूरे में होगा। फिर दूसरा वाला जो फीफा है, अगला फीफा, वो मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में, और उसके बाद सऊदी अरब में होगा। इस तरीके से फुटबॉल का आयोजन होगा। इसके बाद रटने की जरूरत नहीं है, इतना ही रटना है। आप सब लोगों को ये अच्छे से याद हो गया होगा। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में हमने 4 जो है वो स्टेडियम के नाम आपको याद कराने हैं। दतिया में रोइंग सेंटर, मुरैना में एथलेटिक सेंटर, सागर में हॉकी सेंटर और देवास में बैडमिंटन सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये 4 नए स्टेडियम बन रहे हैं, प्रस्तावित है, निर्माणाधीन है, और पूरी डिटेल इसकी हमने याद कर ली। मुझे आशा है कि आपको पूरा स्पोर्ट्स का जो मूल भाव था वो आपको याद हो गया होगा। इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स में बेसिक चीजें होती हैं, कौन सा स्टेडियम कहाँ है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो मैं आपको ये पीपीटी जो पीडीएफ फॉर्मेट में जो लिस्ट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, बस आप उसे एक बार रीड कर लेना। बेसिक चीजें मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आजकल एग्जाम में आती नहीं, आप केवल एक बार रीड करके उसे छोड़ देना, भूल जाना। आप सभी लोगों ने इस लेक्चर को अटेंड किया, मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्पोर्ट्स पूरी तरह जम गया होगा, दिमाग में याद हो गया होगा। बहुत सारा धन्यवाद, आप 2 घंटे तक मुझे झेल पाए, या आपने पूरा पढ़ लिया। बच्चा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं, और जो मैंने आपको इस 2 घंटे की क्लास में करवाया है इसी में से आता है, कहीं बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी को विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।